पल पॉडकास्ट के तहत यशवंत व्यास के साथ इन दिनों हम अपराध और रोमांस के अंधेरे उजाले में घूम रहे हैं। इस बार वो एक फोटोकॉपी की दुकान पर पहुंचे, एक ऐसे लेखक से मिलने जिसे पाठकों ने कभी नहीं जाना, पर जिसे हर प्रकाशक जानता था, जिसने कितने ही नामों के लिए लिखा और कितने ही नामों से लिखा। ये हैं पल्प की दुनिया के टॉप घोस्ट राइटर योगेश मित्तल। ज़्यादातर काम जो भी किया है वो घोस्ट राइटिंग में किया है। उन नामों में ट्रेडमार्क लेखक भी हो सकते हैं, उन नामों में कोई मशहूर लेखक भी हो सकता है, उन नामों में कोई नकली लेखक भी हो सकता है। ये दूसरों के साथ मिलकर लिखने का मेरा बहुत कई लोगों के साथ चल रहा है, जिनमें एक यशपाल वादिया की किताब थी चांदी सोना। उस किताब को हमने 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर लिखा था। उसमें एक सीन मैं लिखता था, एक सीन वादिया साहब लिखते थे, एक सीन मैं लिखता था, और लेकिन कोई जजमेंट नहीं दे सकता कि वो किताब 2 जनों ने मिलकर लिखी है। कितने 50-55 प्रकाशकों के साथ काम किया? काम गिनती तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूँ मेरठ दिल्ली के सारे प्रकाशकों के लिए किया है काम। मतलब कोई सिर्फ एक सुबोध पॉकेट बुक को छोड़ के। अच्छा। हाँ, चाहे थोड़ा या ज़्यादा किया सबके लिए, छोटे प्रकाशकों के लिए भी, बड़े प्रकाशकों के लिए भी। और ज़्यादातर काम जो भी किया है वो घोस्ट राइटिंग में किया है, अपने नाम से नहीं, मतलब किसी और के नाम से हमेशा। मतलब नहीं कि और उन नामों में ट्रेडमार्क लेखक भी हो सकते हैं, उन नामों में कोई मशहूर लेखक भी हो सकता है, उन नामों में कोई नकली लेखक भी हो सकता है, जो नकली नाम एस्टेब्लिश किए हुए हैं। लेकिन अपने नाम से अपने मतलब किताबों के फिक्शन के टॉप के ज़माने में काम नहीं किया। उस ज़माने में सिर्फ दूसरों के नाम में ज़्यादा। इसका एक कारण था कि पैसा दूसरों के नाम में ज़्यादा मिलता था, अपने नाम में नाम मात्र मिलता था। अब जैसे मान लो अभी इन दिनों आप फोटोकॉपी मशीन वाला काम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारा काम आपने कब शुरू किया? इस काम को करते हुए ऐसा है, असल में तो ये काम 98 के बाद चालू किया है। उसके पहले बस राइटिंग, लेकिन 98 के बाद जब भी चालू किया ना, तो पहले शुरुआत में मेरी वाइफ ने यहाँ पे काम चालू किया था। वो लेडीज सूट, साड़ी वगैरह सामान और अंडर गारमेंट्स और ये सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह ये सब। आपने खुद ने जो है लिखने पढ़ने का काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू किया था? ऐसा है, मेरी वाइफ कहती थी, वो उसको लिखने पढ़ने का काम है ना, उसको समझ में नहीं आता था। कहते कोई ये तो कर शौक है, काम तो कुछ करो, काम तो होना चाहिए। तो मतलब उसने दुकान पे मेरे बैठने के लिए कंप्यूटर लगवा दिया, और कंप्यूटर लगवा दिया इसलिए क्या ना, मतलब यहाँ पे बैठने लगा मैं। और कंप्यूटर के बाद फिर कंप्यूटर पे काम चालू हुआ, फिर उसने फोटो स्टेट की मशीन लगवा दी। सबसे पहले आपने कब शुरू किया था पहली घोस्ट राइटिंग कब शुरू हुई आपकी? शुरुआत तो मेरे एक्चुअली 69-70 में ही हो गई थी। बचपन तो मेरे ख्याल से आपका बंगाल में शुरू हुआ था। ऐसा है, 69 फरवरी तक बंगाल में थे। फरवरी के जनवरी 10 फरवरी को दिल्ली आ गया, उसके बाद दिल्ली से गए नहीं। क्योंकि आप कहते हो आपने पढ़ाई बहुत कम की है। हाँ, तो वो क्या? लेकिन पढ़ाई डिग्री के हिसाब से कम की है। वैसे मैं पढ़ना है ना, हर तरह का पढ़ना, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जिंदाबाद, मतलब मैंने कि निरंतर जारी रहा है। मतलब उन दिनों जब मैं मतलब थोड़ा बच्चा या किशोर या जवान होता था, क्योंकि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में उन दिनों एक व्यक्ति को दो किताबें मिलती थी एक कार्ड पे। और मेरे यार दोस्तों ने, मतलब 5-6 यार दोस्तों ने अपने अपने कार्ड बना के सबने मुझे दे दिए थे। मैं सारे कार्ड लेके जाता था, और वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से एक बार 10-10, 12-12 किताबें ले। और मतलब वहाँ पे जो काउंटर पे बैठते थे वो मुझे मना नहीं करते थे, कहते थे आ गया किताबी कीड़ा। अच्छा, तो आप बचपन से, जैसे आपने मुझे पहले एक बार शायद बताया भी है, और कि आपने आत्मकथा में भी लिखा है कि आर्थिक स्थिति आप यहाँ पे घर की कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और उसमें आपने सभी तरह की स्थितियाँ देखी हैं, और उसी दौरान आपने लिखना भी देखा, और विमल चटर्जी से मुलाकात हुई आपकी, और फिर आप उसके बाद में आपकी शुरुआत ही कई बार
घोस्ट राइटिंग के बहुत अद्भुत शुरू कामों से से घोस्ट राइटिंग से। तो आप मुझे जरा वो वाला वाकया शेयर करेंगे शुरुआत से, जिस तरह शुरुआत में सबसे पहले तो देखो जी, जब स्टार्ट किया ना तो बिमल चटर्जी ने मनोज वालों से बात हुई थी, तो मनोज वाले बच्चों की बाल पाकट बुक्स निकाल रहे थे, हाँ। जो उन्होंने शुरू में प्रेम वाजपेयी संकलन के नाम से ये छापी कौन से सन की बात होगी? ये होगी 70 के आसपास, 70-71। तो आप हाँ। 70 से शुरू हो गए थे? हाँ। हाँ, उस समय मैं बालिग भी नहीं था। अच्छा। क्योंकि मेरी अगर सही जन्म तिथि देखा जाए मतलब सरकारी कागजों के हिसाब से तो मतलब 57 है, तो वैसे बचपन है, मेरे 2 साल मतलब वो है। तो उस समय 70 में मैं 15 साल का था, 14-15 साल का। तो लिखना मेरा चालू हो गया था उससे भी पहले से। 69 में तो मेरी कहानियाँ वगैरह ये गोलगप्पा मैगजीन और उन्हीं गरगंज कंपनी के यहाँ से जासूसी उपन्यास भी छप चुके थे, बाल पाकेट बुक्स, खूनी शैतानों की बस्ती वगैरह, इस तरह से नाम आपने लिखे थे? हाँ, योगेश, उसमें योगेश कुमार मित्तल मेरा नाम छपा हुआ था। अच्छा। मतलब कुमार भी लगा हुआ था साथ में। हाँ। तो कब कितना अमाउंट मिलता था उस वक्त आपको? उस समय पहली किताबों का मुझे 25 रुपए पारिश्रमिक मिला था, वाह। और कहानियों का 5 रुपए पर कहानी। और बाद में पारिश्रमिक बढ़ा, मनोज पाकेट बुक्स द्वारा बढ़ाया गया, और वो भी गौरी शंकर गुप्ता द्वारा। गौरी शंकर गुप्ता ने 75 रुपये पहले मेरा पारिश्रमिक तय किया कि तू हमारे लिए लिख बाल पाकेट बुक्स, और 75 रुपये देंगे। इसके बाद जस्ट थोड़े दिन बाद एक अखबार में विज्ञापन छपा था, ज़रूरत है नए लेखकों की, और वो विज्ञापन छापा था भारतीय पाकेट बुक्स के लाला राम गुप्ता ने। वो विज्ञापन मेरे एक दोस्त अरुण कुमार शर्मा ने, जो DTC में काम करता था, उसने देखा, तो उसने मेरे को ला के दिया, कहने लगा वहाँ जाके चक्कर लगा। जब मैं वहाँ गया, लाला राम गुप्ता ने सोचा मैं किताबें खरीदने आया हूँ, जब मतलब वो कर लगे हाँ कौन सी किताबें चाहिए, मैंने कहा किताबें नहीं, मैंने कहा मैं उपन्यास लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, तो मतलब आपका विज्ञापन पढ़ के आया हूँ। कहते हैं आप उपन्यास लिखते हो, कहानियाँ लिखते हो, अभी अंडे में से तो निकले नहीं, मतलब उपन्यास लिखने लगे। मैंने कहा ऐसा है ना, मैं लिखता हूँ, मेरी छप भी रही है, मेरी गोलगप्पा में बहुत कहानियाँ छप चुकी हैं, और उन गरगंज कंपनी के लिए भी मैंने उपन्यास लिखा, और मतलब बताया मनोज वालों के यहाँ मेरे बिमल चटर्जी के थ्रू कहानियाँ जा रही हैं काफ़ी, मनोज बाल पाकेट बुक्स के लिए। कहने लगे मुझे यकीन नहीं होता, आप मतलब कहाँ से आप कुछ लिखा हुआ लाए हो? तो मैं एक, उस समय मेरा एक इमरान सीरीज का उपन्यास लिखा जा रहा था, मैं वो इस रजिस्टर में लिखा था, लेके पहुँच गया था। कहने दिखाया उन्हें, तो पढ़ने लगे, पढ़ के कहने लगे ये आपका लिखा है, मुझे तो नहीं लगता। इतनी मेरी राइटिंग उस समय बहुत सुंदर हुआ करती थी। कहते इतनी सुंदर राइटिंग भी आपकी शुरू नहीं हो सकती। मैंने कहा मैं लिख के दिखाता हूँ। कहते अच्छा, तो ये जो आपने लिखा हुआ है इसी में कुछ पेज आगे बढ़ा के लिख के दिखाइए। मैंने लिखना चालू किया, लिखता रहा। जब वो अचानक का रुक जाओ, तो मैंने उनको लिखे हुए पेज दिए, फिर वो ताज्जुब करने लगे, कहने लगे। फिर ऐसा है कि उन्होंने कहा कि मैं आपको मतलब काम देता हूँ, एक मतलब उन्होंने टाइटल दिखाया, जगत की अरब यात्रा ओम प्रकाश नाथ। उस समय मुझे नकली असली का नहीं पता था। उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? उस समय मैं मतलब 15-16 साल का ही था। अच्छा। हाँ। और ये विज्ञापन कहाँ देखा था आपने? ये किसी हिंदी के अखबार में था। अच्छा। हाँ। जी। तो हिंदी उपन्यास के लिए अच्छा। तो वो मतलब वो उस कॉलम में था, वो जैसे निविदाएं जहाँ मतलब छोटे से क्लासिफाइड विज्ञापन जो होते हैं। तो उसके बाद क्या ना, जो उन्होंने मेरे को कहा इस नाम पे उपन्यास लिख लाओगे? मैंने कहा लिख लाऊंगा। कहते हैं मतलब पढ़े हैं ओम प्रकाश शर्मा के उपन्यास? मैंने कहा हाँ पढ़े हैं बहुत। तो कहने लगे कि ठीक है, इस पे उपन्यास लिख के लाओ, कितने दिन में लिख के ले आओगे? मैंने कहा आपको कितने दिन में चाहिए? कहते 10-15 दिन में लिख लाओगे? मैंने कहा हाँ लिख लाऊंगा। तो अब 10-15 दिन की जगह मैं वो उनके पास वो नावल लेके मतलब 8वें दिन पहुंच गया। 8वें दिन पहुंच गया तो हक्के बक्के कहना भी आपने लिख भी लिया है, 8 दिन में लिख रहा है? मैंने कहा हाँ। तो उपन्यास उन्होंने रखा, कहने लगे ऐसा है, अब आप मतलब संडे को आना इस रोज, और आपकी मैं मतलब आपको बहुत सारे लोगों से आपका परिचय कराऊंगा, आपको सरप्राइज मतलब एक मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मैं संडे को जब पहुंचा तो वहाँ पे राज भारती, यशपाल वालिया और एक वो वीरेंद्र सिंह लोहचब नाम का बंदा था, जो इनके काम भी करता था और उपन्यास भी विजय सीरीज के उपन्यास लिखता था। तो वो था, और मतलब एक आध जने और मतलब पंडित जी थे, इनके यहाँ के वर्कर पैकिंग वैकिंग का काम करते थे सब। मतलब उसके बाद इन्होंने मेरा परिचय कराया। तो भारती साहब को मतलब ये राज भारती है, मैंने नाम सबके सुन रखे थे लेकिन मिला नहीं था, पहली बार मिला। तो सबने मेरी खिंचाई भी खूब की उस समय,
कि भाई ऐसे ऊपर से नीचे देख के कहना मैं हाइट फिर देख के, लेकिन हाँ। बाद में सबसे दोस्ती भी बहुत अच्छी रही और मतलब मैं सबका प्रिय बन गया। तो आपने पहला घोस्ट नावल एक तरह से जगत की अरब यात्रा लिखा, और वो था ओम प्रकाश शर्मा के नाम से। ये पहले डायरेक्ट जिस पब्लिशर से, अच्छा, इनडायरेक्ट में मैंने जो पहला लिखा वो सबसे पहले क्या नाम लिखा है, ये मनोज पॉकेट बुक्स में, मतलब ये बिमल चटर्जी के थ्रू नावल गया था मेरा, हत्यारों का बादशाह, इमरान सीरीज का। अच्छा। और उसी में कुमारपुरी ने एक पब्लिकेशन खुलवाया था जिसमें उस समय ओलंपिक की घटना हुई थी, तो ओलंपिक का में हंगामा और एक मतलब धाए नाम के 2 उपन्यास लिखे थे। अच्छा, इमरान सीरीज। तो ये इस तरह के जो उपन्यास होते थे, इन उपन्यासों की कहानी तो लगभग एक जैसी हुआ करती थी। कहानी एक जैसी कि कहानी के तो बाद में बहुत से नए लेखक जब मुझे मिले तो मैंने उन्हें टेक्निक बताई रखने की, ऐसा है कहानी में आप सबसे पहले तो देखो एक क्रिमिनल आपने टॉप का नहीं रखना है, और क्रिमिनल टॉप का रखना है तो उसके साथ जासूस की भिड़ंत दिखानी है, और उसमें उस जमाने में तो फाइट सीन भी दिखा देने, फाइट सीन लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आता था। अच्छा, दूसरी चीज इमोशनल डायलॉग जरूर बीच में जरूर होने चाहिए। अच्छा, और कहीं भी आपको कब बोले कहानी रुकती हुई महसूस हुए तो फौरन एक नया कैरेक्टर उस कहानी में इंट्रोड्यूस कर दो। अगर आपका हीरो चल रहा है तो कोई लड़की कैरेक्टर, कोई प्रोस्टिट्यूट हो, कोई मतलब नहीं कि मतलब दुखियारी हो, कोई ऐसा कैरेक्टर प्रस्तुत कर दो जिससे कहानी रुके नहीं। अगर मतलब लड़की का चल रहा है तो कोई लड़का जेब कतरा या कोई बदमाश या कोई जासूस या कोई मददगार कुछ भी पैदा कर दो। कहानी जब आप लिख रहे हो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस जमाने में फास्ट स्पीड का जमाना था, लोग पढ़ने एक दिन में 4 उपन्यास पढ़ डालते थे। और हमें मतलब एक दिन में मतलब नहीं कि बहुत लिखना पड़ता। पब्लिशर मतलब इतने थे कि मतलब छापने वालों उपन्यासों की कमी नहीं थी, जो हर पब्लिशर 8-8 10 उपन्यास छापता था और 50 पब्लिशर थे। तो आप समझिए जब महीने में 300-400 उपन्यास छपने हैं तो, और राइटर गिनती के हैं, राइटर बहुत ज़्यादा नहीं थे उस समय। आज तो हर पाठक भी लेखक बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में जो लेखक थे वही लेखक थे। तो ये जो पैटर्न था कई लोगों ने अपनाया था, मेरे ख्याल से पुराने लोग भी थे, तो कुछ लोग जेम्स हेडली चेज से उठाते थे, कुछ पीटर चीनी से उठा रहे हैं, हाँ। है ना, जॉन करेजी से उठाते थे, कार्टर ब्राउन से उठाते थे, पेरी मैसन से उठाते थे, और मतलब डिफरेंट राइटर। और कुछ लोगों ने तो वो इसके गॉड सीरीज के उपन्यासों से उठाया। आपने एक बार जिक्र किया था मुझे नारंग पुस्तक भंडार का, कि वहाँ ये सब कई लोग आते थे तो वो उपन्यास दे दिया करते थे कॉपी करने के लिए। हाँ, नारंग पुस्तक भंडार, चंद्र प्रकाश नारंग जो था ना, हाँ। वो इंग्लिश उपन्यास पढ़ने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर ऐसा होता था, कोई आता था ना, उसने उपन्यास कोई नई ताजा पढ़ा है तो वो उसकी स्टोरी सुनाने लगता था उस राइटर को, यार बड़ा उपन्यास। और जो मेरे जैसे मतलब लोग, मैं अगर बोलने में अच्छा रहा हूँ तो सुनने में भी बहुत अच्छा रहा, तो श्रोता जो अच्छा होता था ना वो उसके मतलब आइडिया का फ़ायदा उठा लेता था। जो जिसको बोरियत होने लगती थी वो उसके आइडिया का फ़ायदा नहीं उठा। मतलब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा था, नारंग पुस्तक भंडार में जा रहे हो तो आपको अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा। चंद्र प्रकाश नारंग आपको कोई ना कोई ऐसी कहानी सुना देगा, और बहुत शार्ट में बहुत अच्छी कहानी सुना देता था वो। अच्छा, मतलब अगर वो मेरे ख्याल अगर फिल्म लाइन में अगर वो होता तो जैसे फिल्मी लेखक कहानी सुनाते हैं ऐसा गट्स था। और ये गट्स मैंने नारंग मतलब मेरे अंदर भी बाद में पैदा हुआ, ये मैंने नारंग से ही सीखा। अच्छा, चंद्र प्रकाश नारंग से। तो ये लोग बाग वहाँ से नॉवेल ले जाते, नॉवेल खरीदते थे। आपने एक जगह बताया है कि वो जैसे आपको एक नॉवेल दिया तो वो दूसरा वाला मांगता तो कहते नहीं वो वाला ले गया इसलिए टिकने हाँ, के लिए। वो नारंग एक ही नावल दो जनों को नहीं देता था। अच्छा। अगर उसने कोई नावल किसी को पढ़ने को दिया है, किसी राइटर को दिया है, पाठक को नहीं राइटर को दिया है, हाँ। तो वो नावल कोई दूसरा राइटर आके खरीदने लगता तो उसको बता दिया ये मत ले जाइए, फलाने राइटर को मैंने दिया हुआ है, और वो उसकी कॉपी करेगा ही करेगा। जब मैं 5वीं क्लास में था, मतलब उस समय लोगों को नागपोशी बच्चों को बहुत आज के मतलब कहते हैं नहीं आती, एक वो मुहावरा था है। उस जमाने में मैं 5वीं क्लास में था, इसके का श्रेय मैं अपनी माता जी को देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पुराने ज़माने में जो लोग महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी ना, उनके बच्चे हैं ना ज़्यादा लायक होते ही होते थे। क्योंकि हम जब स्कूल में भर्ती हुए ना, अपनी माता जी से शिक्षा पा के भर्ती हुए थे, मतलब हिंदी की, इंग्लिश की, और वो तो मतलब संगीत की भी वो धुरंधर थी, मतलब साहित्य विशारद थी, मतलब और वो उन्होंने
पता नहीं क्या क्या, मतलब हिंदी की वो डिग्री हासिल कर रखी थी, और हारमोनियम और मतलब बांसुरी और पता नहीं क्या क्या वाद्य बजाने में, ढोलक वगैरह बजाने में एक्सपर्ट थी। तो संगीत के कार तो हम नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जैसे हमें मतलब शुरू में सिखाया पढ़ाया। तो हम जब कलकत्ता गए ना, तो वहाँ पे कलकत्ता में ऐसा आजकल जैसे होती है ना नर्सरी और केजी, उस जमाने में कच्ची पक्की और पहली क्लास होती थी स्टार्टिंग, उसके बाद दूसरी क्लास होती थी। तो हमें कच्ची में भर्ती कराया गया, तो कच्ची में 1 महीने बाद ही पक्की में भेज दिया गया। मतलब स्कूल में भाई ये लड़का तो बहुत तेज है, और 1 ही महीने बाद मतलब मुझे पहली में भेज दिया गया जब हमें भर्ती कराया गया। अच्छा, उसके बाद पहली में भी मतलब नहीं, तो वो पता चला कि नहीं यार ये तो इसको दूसरी क्लास में भर्ती करो। आप भी यकीन करोगे 1 ही साल में मतलब मेरे को मतलब तीसरी चौथी क्लास में मतलब पहुँचा दिया गया। और उसके बाद क्या नाम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था, तो मतलब मैं चौथी क्लास में मैंने एग्ज़ाम दिया। उस समय बोर्ड का एग्ज़ाम होता था बंगाल में, चौथी क्लास का। तो वो एग्ज़ाम दिया, अच्छा रहा रिजल्ट। उसके बाद क्या हुआ जी, वो हमारा जो स्कूल था प्राइमरी था, वो 6ठी क्लास के ऊपर वो थे, ज़्यादा 6ठी क्लास तक पढ़ाया था। उस स्कूल का नाम था स्वदेश शिक्षा यतन, मतलब वो बड़ा बाजार एरिया में एक छोटी सी गली में था। तो वहाँ जो टीचर हमें पढ़ाते थे, वो उनमें से एक टीचर शेषनाथ तिवारी को हमने घर में भी पढ़ाने के लिए पिताजी ने रख लिया था। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं, ये लड़का तेज है, इसको बड़े स्कूल में भर्ती करा दो। तो वहाँ पे क्या नाम मदन चटर्जी लेन के सामने पच्चीस रोड पे जीजू महेश्वरी पंचायत विद्यालय था। उस समय वहाँ के मतलब प्रिंसिपल, जिनको हेडमास्टर कहा जाता था, प्रिंसिपल नहीं कहा जाता था, वो होते हरिहर त्रिपाठी, और मतलब जो प्रधानाध्यक्ष थे सीताराम नागर। तो मतलब जो मुझे ले जाया गया, कहा गया 5वीं में भर्ती कराना, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते इतने छोटे बच्चे को 5वीं में है, किसी हालत में। हमारे टीचर ने बड़ा अनुनय विनय किया कि भाई आप टेस्ट ले लो, ये लो। बहुत उनके कहने पे वो तैयार हुए। तो एक बहुत मतलब सख्त टीचर थे गणेश चौबे, जिनको शॉर्ट में GC कहा जाता था, उनसे कहा गया इसका टेस्ट लो। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। तो उसके बाद मतलब वो पूछा जब हेडमास्टर साहब ने, तो कहने लगे इसको 5वीं क्या 6ठी क्लास में भर्ती कर लो तो भी निकल जाएगा। तो मुझे 5वीं में, उस समय मैं 5वीं क्लास कद में भी और मतलब वैसे भी उम्र में भी सबसे छोटा स्टूडेंट था। और हाफ ईयर एग्जाम उसमें 5वीं क्लास में 4 सेक्शन हुआ करते, ABCD, और हर सेक्शन में 50 से 60 स्टूडेंट थे, कम नहीं थे इससे। तो चारों सेक्शन में पहली छमाही परीक्षा में मैं ऑल ओवर फर्स्ट पोजीशन आई मेरी, और पोजीशन आई फर्स्ट। तो मतलब सारी मतलब स्कूल में पॉपुलर हो गया, भाई नया लड़का आया है और बहुत तेज नया लड़का आया है। और मतलब उस समय में जैसे चिड़ियाघर का जंतु होता है ना, ऐसे कह हर चीज़ से आ रहे भाई यहाँ योगेश मित्तल कौन है, मतलब पूछते बता दी मेरे यार दोस्त क्लास के लड़के सब कहते ये मित्तल ये। तो देखते भाई खड़ा हो जा बेंच पर जा, दिखा ये मित्तल, ठीक है, बस देख के चले जाते थे आप कौन है, मतलब योगेश मित्तल, ये हाल था। उसके बाद मतलब ये हुआ कि मतलब मेरे ये हम बंगाल की क्लाइमेट मेरे को सूट नहीं की, मैं बीमार रहने लगा, मेरे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो मैंने 9वीं क्लास पास की थी। तो 9वीं क्लास पास करने के बाद दिल्ली आया। तो वहाँ पे उस समय कलकत्ता में नक्सलाई दंगे 69 का 68-69 का था, उस समय बहुत ज़्यादा होने लगे, स्कूल लगातार बंद रहने लगे थे। तो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ दिल्ली नहीं आया, मतलब जो यहाँ एडमिशन के लिए। अच्छा, यहाँ एडमिशन के लिए कोशिश की तो वहाँ एक आध मतलब उस समय जमुना पार रहते थे हम गांधीनगर, तो वहाँ एक स्कूल था BT कॉलेज वगैरह, मतलब वहाँ बात की। उन्होंने कहा 200 रुपये लगेंगे, नकली सर्टिफिकेट बना देंगे सब कुछ। एक तो मैं आदर्शवादी बहुत, मैंने नकली सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 200 रुपये उस ज़माने में 70 के मतलब समय में बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए। मतलब 200 रुपये, आप इससे सोचो उस समय भैंस का सामने दुहा हुआ दूध 40 पैसे किलो होता था। तो 200 रुपये कितनी बड़ी रकम थी। तो लिहाजा क्या नाम पढ़ाई वहाँ पर रुकी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं खाली नहीं बैठता था, उस समय मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था ना। तो मैंने वहाँ एक दिल्ली में गरगैंड कंपनी की मैगजीन निकलती थी गोलगप्पा में मैंने कहानियाँ भेज दी, उन्होंने कहानियाँ छाप दी। अब ये छाप दी उस समय क्या, उसके बाद क्या हुआ जी, वो मैं बिमल चटर्जी के टच में आया। बिमल चटर्जी उस समय बहुत मशहूर राइटर हुए हैं, लेकिन पहले जब वो राइटर नहीं थे तो उनकी एक लाइब्रेरी थी, विशाल लाइब्रेरी, वहाँ ये गांधीनगर में अशोक रोड पे।
तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी उसमें मतलब वो किताबें किराए पे लेने जाता था, तो उनसे दोस्ती बहुत हो गई। तो बातों बातों में मतलब यह हुआ कि मतलब वो धूमिल त्रिवेदी के अंदर की यार लिखने का तो मेरे को भी शौक है, मतलब लेकिन मैंने लिखा नहीं कभी। योगेश जी एक बात बताओ कि मेरठ में कुल कितने प्रकाशक हुआ करते थे? काफ़ी थे उस समय तो है। मेरठ में ईश्वरपुरी एरिया ऐसा था कि वहाँ पे हर घर में समझ लो प्रकाशक ही प्रकाशक थे। मतलब आप टोटल अगर गिनती करो मेरे ख्याल मतलब बड़े मैंने मेन 20 प्रकाशक तो रहे ही होंगे। अच्छा। उसके अलावा इक्का दुक्का छुट्टा भैया दाएं बाएं मतलब इकट्ठे हो जाते तो हैं। ऐसा कहते थे एक ही परिवार के 10-11 वो प्रकाशक एक काफ़ी वो किसी ज़माने में एक पत्रिका निकलती थी मेरे से सीक्रेट सर्विस। हाँ। तो सीक्रेट सर्विस कार्यालय जिन्होंने स्थापित किया तिलक चंद जैन, धनेन्द्र प्रसाद जैन और ये अरुण जैन, इन लोगों ने सबने मिलके तो ये सारे एक ही परिवार के 7-8 भाई जो भी थे सबने अपने बाद में आप जब सीक्रेट सर्विस मतलब पत्रिका में उस समय बड़े बड़े लेखकों के वेद प्रकाश काम्बोज वगैरह सबके नावल छपे बड़े मतलब। उसके बाद जब उन्होंने पॉकेट बुक्स चालू की ना, पॉकेट बुक्स का प्रचलन स्टार्ट हुआ हिंद पॉकेट बुक्स के उससे। हिंद पॉकेट बुक्स की स्टार वालों ने भी तो शुरू किया। नहीं, हिंद पॉकेट बुक्स के जस्ट बाद स्टार पॉकेट बुक्स आ गए। तो उसी देखा देखी में मतलब मेरठ में भी पॉकेट बुक्स निकालने की मतलब धुन सवार हुई। और उसके बाद जब पॉकेट बुक्स निकलने लगी ना तो सभी जैन भाइयों ने मतलब तिलक चंद जैन ने अपनी प्रभात पॉकेट बुक्स खोली, सुमत प्रसाद ने नूतन पॉकेट बुक्स खोली, ये सुशील कुमार जैन ने गंगा पॉकेट बुक्स खोली, इसी तरह क्या नाम है वो सलेख चंद जैन ने अमर पॉकेट बुक्स खोली। हर बंदे ने अपनी पॉकेट बुक्स खोली और उनके मतलब ये रिश्तेदार में उनके बहनोई एक मतलब रिलेटिव जो थे सतीश चंद जैन उन्होंने ओरिएंटल पॉकेट बुक्स खोली। एक बंदा जो लोगों के यहाँ पहले पैकिंग का काम करता था बिपिन चंद जैन, उसने भी मतलब पब्लिशर बनने की सोची, उसने ज्योति पॉकेट बुक्स खोली। और ज्योति पॉकेट बुक्स वो थी जिसने बिमल चटर्जी के शुरुआती नावल पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट और चोट पर चोट सीरीज निकाली थी। तो ये जो चोट पर चोट था या किसका आपने क्लाइमेक्स आपने लिखे हैं ना? सिर्फ एंड के कुछ पेज। अच्छा। अच्छा और लेकिन उसके साथ बिमल चटर्जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे भी कराया था। तो मेरे को उन्होंने विक्रांत और बेताल नावल मेरा छापा था। वो किसी घोष नाम थे, दूसरे नाम थे। अच्छा। उसमें मैंने एक तो विक्रांत कैरेक्टर लिया था, उस समय कुमार कश्यप ने नया विक्रांत इंट्रोड्यूस किया था। तो और बेताल लिया था जो आपके इंद्रजाल कॉमिक्स में फैंटम सीरीज आती थी ना उस जैसा कैरेक्टर। तो आप मेरे को ये जैसे आपने अंडों की खेती और ये बोतल में हाथी, वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ये था कि जब मनोज बाल पॉकेट बुक्स निकाल रहे थे तो उनको राइटर नहीं मिल रहा था। राइटर ऐसे में विमल चटर्जी नारंग पुस्तक भंडार से किताबें खरीदते थे। तो नारंग पुस्तक भंडार गए तो उन्होंने कहा विमल यार कुछ कहानियाँ रख दे बच्चों की, इनको बहुत जरूरत है, पैसे अच्छे मिल जाएंगे। तो विमल से की बात कराई उन्होंने मनोज वालों से। तो विमल के पास में लोक कथाएं बहुत थी। तो विमल के दिमाग में आया दर स्ट्रीप पे तैयार कर लेंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, मनोज वालों ने 2 टाइटल बनवा रखे थे। अच्छा। एक अंडों की खेती और एक बोतल में हाथी। उन्होंने कहा आप 15-20 कहानी जो भी तैयार होती ले आओ, लेकिन 2 कहानियां एक मतलब ये टाइटल है, एक कहानी इनकी भी लिख के ले आना। अब विमल चटर्जी जब आए, मैं विमल चटर्जी के यहाँ से किताबें लिया करता था पढ़ने के लिए, 10 पैसे पढ़ने के हिसाब से। तो विमल चटर्जी परेशान दिख रहे थे और उनके टेबल पे टाइटल पड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे यार ये कहानियाँ लिखनी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना। और मतलब मनोज वालों ने खास कहा है कि अकबर बीरबल वाली कहानी नहीं लिखनी है, इसमें अंडों की खेती या इस टाइप की कोई कहानी नहीं लिखनी। तो मैंने कहा तो ठीक है दूसरे तरह की लिख दो, फैंटेसी लिख दो। फैंटेसी कैसे लिखी जाएगी? उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसी क्या, इधर का ईंट उधर का घोड़ा, मतलब भानुमति ने कुलबा जोड़ा, इस तरह करके कोई भी कहानी लिख दो। ऐसे में उन्होंने कहा यार आपको समझ में आती है आप लिख दोगे? मैंने कहा लिख दूंगा। तो उन्होंने दोनों टाइटल मेरे को दे दिए कि ये 2 कहानी आप लिख के लाओ, अगर आप मतलब लिख के लाओगे पैसे भी दूंगा और कहानियों का काम भी दूंगा। अंधा क्या चाहे दूँ आगे, मेरे पास तो किराए वो पैसे देने के लिए अक्सर नहीं होता था, 10-10 पैसे किताब पढ़ने के लिए। मैंने कहा मैं लिख के लाता हूँ। मतलब उन्होंने कहा 2-3 दिन में लिख रहा हूँ। मैं 2-3 दिन क्या, मैं उसी रोज शाम को लिख के दोनों कहानियाँ पहुँच गया। उन्होंने कहानी पढ़ी तो भैया मेरे को और कहानियाँ दे दी कि और कहानी लिखो, जो भी कहानियाँ आप लिखते जाओ ऐसी फैंटेसी, मतलब सब हर कहानी के वो 5 रुपये मुझे देने लगे। और आगे के लिए उन्होंने कहा विशाल लाइब्रेरी में योगेश मित्तल जो भी किताब पढ़ेगा फ्री, 1 पैसा नहीं लगे, 10 पैसे 20 पैसे कोई किराया नहीं लगेगा।
मतलब उसके बाद वो मतलब ऐसा होगा कि उन्होंने कहा योगेश जी ऐसा आप यहीं आ जाया करो सवेरे, यहीं बैठ के दोनों भाई दिखा करेंगे। मैं बिमल चटर्जी के लिए भाई का सा हो गया। और हुआ ये घर उनका इतनी दूर ज़्यादा दूर नहीं था, तो अक्सर सवेरे वो मेरे को घर पे बुलाने आ जाते, नाश्ता भी वो अपने घर में मेरे को कराते थे। कई बार मैंने कहीं सुना है दो एक लोगों से भी कि विमल चटर्जी ने कॉपीराइट लिख के कईयों को दे दिए थे और कहा कि मेरा नाम इस्तेमाल कर लो। हाँ, ये ऐसा ना, ये हिंदुस्तान में सबसे पहला शख्स विमल चटर्जी था जिसने पैसे को तवज्जो दी नाम से ज़्यादा। और उस समय क्या हुआ, विमल चटर्जी की हवा इतनी थी, मैं सच कहूँ तो उतनी हवा कभी भी, चाहे वेद प्रकाश शर्मा 8 लाख छप गए, चाहे सुरेंद्र पाठक कितने छप गए, उतनी हवा कभी किसी राइटर की नहीं हुई जितनी हवा विमल चटर्जी के ऐसे कौन से नॉवेल थे जिन्होंने हंगामा, कौन से कैरेक्टर विमल चटर्जी ने इमरान विनोद हमीद के साथ ब्लैक टाइगर, विशाल और फुमांचू नाम के अपराधी को खड़ा किया था। तो वो फुमांचू सीरीज के लिए लोग पागल थे, फुमांचू मतलब इतना पॉपुलर हो गया था, तो उसके लिए बिमल, हर पब्लिशर बिमल को छापने के लिए तैयार था। और बिमल एक कितनी किताब लिखेगा, तो ऐसा वो सबसे पहले मदन सेन जैन, जो जिनको परशुराम शर्मा ने पब्लिकेशन मतलब जब किया मदन सेन जैन के साथ पारस पॉकेट बुक्स, तो उनसे कहा क्या नाम यार, क्या नाम मैं कुछ किताब दे, बिमल ने कहा मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा यार कॉपीराइट दे दो, हम किसी से लिखवा लेंगे। तो उन्होंने पैसे, एक तो सबसे पहले शराब की बोतल भी सामने रख दी, पीने के लिए लेके आए। अच्छा, वो विमल उस समय पीने बहुत लग गए थे, और दूसरे उसके बाद पैसे सामने रख दिए। अब ऐसे में विमल ने कॉपीराइट उनको दी, और उन्होंने एक को कॉपीराइट दिए तो फिर कॉपीराइट लेने के लिए और एक एक करके। विमल चटर्जी एकमात्र लेखक ऐसे हैं जिससे लगभग मेरठ के हर पब्लिशर ने 50-100 कॉपीराइट लिखवाए। और उस जमाने में विमल चटर्जी की जितनी किताबें छपी है ना, असली किताबें एक होती थी, 10 किताबें नकली छप रही होती थी उस जमाने। नकली लिखने वाले लोग कौन थे? नकली लिखने वाले, अब ऐसा है ना, आप तो मैंने विमल चटर्जी के नकली नाम के लिए लिखा और बहुतों लिया, विमल चटर्जी के असली नामों के लिए लिखा। बाकी ये है कि मेरठ में जिस राइटर को काम नहीं मिलता था उसको विमल चटर्जी लिखने का काम मिल जाता था। विमल चटर्जी के काफी नावल छपे उस समय, लेकिन इसी नकली के चक्कर में विमल का नाम खत्म हुआ, क्योंकि नकली लिखने वाले सिर्फ पैसे के लिए लिखते थे, वो उनके नावल इतने बढ़िया नहीं होते, धीरे धीरे नाम खत्म होने लगा। और विमल भी का लिखना भी। और ये जो जंग बहादुर जी लक्ष्मी पॉकेट बुक्स निकालते थे, वहाँ क्या उन्होंने नकली ओम प्रकाश शर्मा भी खड़ा किया था? नकली ओम प्रकाश शर्मा सबसे पहले जंग बहादुर जी ने खड़ा किया था। हुआ ये था कि जंग बहादुर जी ने जब लक्ष्मी पॉकेट बुक्स खोली ना, उनके दिमाग में था ओम प्रकाश शर्मा, वो उधर पीछे ही सूरज कुंड में ओम प्रकाश शर्मा जी उधर ही रहते थे कहीं, तो वो ओम प्रकाश शर्मा जी से उनका असली उपन्यास लेने गए। ओम प्रकाश शर्मा जी उस समय इतना व्यस्त थे कि उनके पास फुर्सत नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैं नहीं लिख के दे सकता। उन्होंने कहा आपकी किताब के बिना तो मैं पब्लिकेशन नहीं करूँगा, कहने मैं नहीं दे सकता। तो जंग बहादुर साहब ने जिद हो गई कि मैं तो ओम प्रकाश शर्मा छापूंगा। तो उन्होंने एक बंदा और था उनके परिचय में जिसका नाम था ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने उससे बात की और उन्होंने किसी और से ओम प्रकाश शर्मा के कैरेक्टर पे नॉवल लिखवाए। उन्होंने लिखा जाएगा रिस्क लिया और नकली ओम प्रकाश शर्मा सबसे पहले उन्होंने छापा। और जब उन्होंने छापा तो उसके बाद मतलब जब ओम प्रकाश शर्मा जी ने कोई कार्यवाही नहीं की, उसके ओम प्रकाश शर्मा जी के मित्रों ने उनसे कई बार कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे इनके ऊपर। उन्होंने कहा अगर मैं मुकदमा करूंगा तो मेरा सारा दिन मुकदमा लड़ने में जाएगा और क्या नाम है पैसे भी खर्च होंगे और टाइम भी खराब होगा, मैं किताब कब लिखूंगा। और फिर उन्होंने दूसरी बात ये की कि किताब नकली जब से छपी है मेरी तो फिर और ज्यादा बढ़ गई है, मेरे को जरूरत नहीं है, मतलब नकली किताब मतलब और ज्यादा असली किताबों की सेल भी बढ़ गई है। अच्छा, उसके बाद एक एक करके लोग नकली ओम प्रकाश छापने लगे। इसका मतलब ओम प्रकाश शर्मा जी को नुकसान हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात है ओम प्रकाश शर्मा जी की शेर, असली ओम प्रकाश शर्मा की, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा की शेर और ज्यादा दिनों दिन बढ़ती चलेगी, बहुत ज्यादा बढ़ती चलेगी। एक चीज मेरे को आप बताइए, जैसे इमरान या विनोद हमीद इस तरह के कैरेक्टर्स तो इब्ने सफी जी के है ना, तो अकबर अपना अकरम इलाहाबादी जो थे उन्होंने खान बाले शुरू वो इमरान कर्नल विनोद हमीद पैटर्न पे था ना, खान बाले। फिर उसके बाद वेद प्रकाश काम्बोज जो थे, वेद प्रकाश शर्मा वो काम्बोज जी ने विजय रघुनाथ शुरू किया। उनका मेन विजय जो था ना, ये भी इब्ने सफी से प्रभावित था, वो खुद भी मानते हैं। हाँ। और इब्ने सफी का जो इमरान था उर्दू में, उसे उन्होंने हिंदी में जासूसी दुनिया वालों ने राजेश का रखा था। तो
आप देखो ओम प्रकाश शर्मा का भी तो राजेश ही था। उनका राजेश जगत जयंत अलग था और इनका जो राजेश था एक्चुअली इमरान था। असली उर्दू में इमरान था। इब्ने शफी वाला। लेकिन विजय बिल्कुल डिफरेंट। विजय में उन्होंने मतलब फर्क क्या किया वेद प्रकाश काम्बोजी ने कि उसे झकझकिया मतलब इसके अंदर और कॉमेडी के रूप में प्रवेश किया। मतलब उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। लोग मतलब मुख्य आमतौर पे मतलब जासूस को सीरियस रखते हैं, गंभीर रखते हैं। जैसे इब्ने शफी ने विनोद को रखा या मतलब ये ओम प्रकाश शर्मा जी ने राजेश को रखा, गंभीर रखा। इन्होंने एक विजय में चाहे वो मतलब हसोड़ भी पैदा कर दिया, जगत भी पैदा कर दिया, कासिम भी पैदा कर दिया, कई सारे मतलब एक तरह मतलब उसको अलग टाइप का बना दिया वो। तो वेद प्रकाश शर्मा ने भी पहले वेद प्रकाश काम्बोज के नकली नावल लिखे हैं जो मेरी जानकारी है। शुरुआत में उन्होंने कुछ लिखे लेकिन ऐसा ना वो नावल एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन करते थे एक्सेप्ट करते थे। बाद में वो उपन्यास उन्होंने अपने नाम में रिपीट करवाए। शुरू में उन्होंने 2-3 उपन्यास लिखे लेकिन उन्होंने भी विजय उठाया था और विजय विकास सीरीज शुरू की। विकास उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जब ये कंचन पाकेट बुक से इनका वो। तो विजय और विकास के बीच में क्या रिलेशन है? विकास जो है ना इन्होंने दिखाया रघुनाथ का बेटा है। तो विजय भी तो रघुनाथ नहीं, विजय तो अलग है बिल्कुल। विजय तो शादी नहीं की है, विजय तो मतलब कुंवारा दिखाया। रघुनाथ का बेटा विजय रघुनाथ सीरीज जो है वो विजय रघुनाथ दोस्त हैं। रघुनाथ इंस्पेक्टर है, विजय जासूस है। और विकास को रघुनाथ का बेटा बता दिया, बेटा दिखा दिया। तो अब वेद प्रकाश शर्मा ने मेरे ख्याल से बाद में वेद प्रकाश शर्मा काफी चले। मैं इस रेफरेंस को ऐसे लेता हूँ कि आपने केशव पंडित एक नाम खड़ा हुआ था। उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? क्योंकि वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। केशव पंडित मतलब ये कुछ अलग हटने के चाह में मतलब वेद प्रकाश शर्मा ने दिया था करके। और वो जब लिया तो उसके दिमाग में उसको ज्यादा समय चलाने की बात नहीं थी। अच्छा वो कैरेक्टर कुछ लोगों द्वारा इतना पसंद किया गया कि मतलब और क्या वजह क्या थी? और प्रकाशकों के दिमाग में मतलब ये आने लगा कि केशव पंडित पे नावल हिट हो सकते हैं। तो वेद प्रकाश शर्मा ने केशव पंडित पे ज्यादा लिख नहीं रहे थे। वो ऐसा सुनते हैं कि वो उन्होंने कानून का बेटा और केशव पंडित जब मनोज के साथ किया था, किसके साथ किया? राजा के साथ। ऐसा हुआ केशव पंडित की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जब राज पाकेट बुक से इनका संबंध हुआ तो राज बाबू ने कहा कि केशव पंडित को मेन देके लिखना है। तो उन्होंने केशव पंडित पहला उपन्यास लिखा, दूसरा उपन्यास कानून का बेटा लिखा उसका। और कानून का बेटा की ऐसी धुआंधार पब्लिसिटी की गई, विचार किया गया। केशव पंडित कैरेक्टर की खास बात क्या थी? कुछ भी करवाना हो तो केशव पंडित से करवा, गैर कानूनी भी करवाने, कानूनी काम कराने तो कानूनी बाधा उड़ाने में इस मामले में वेद प्रकाश ने महारत हासिल की थी। तो कानून का बेटा मतलब वो किसी मामले में कानून में किसी से हारने वाला नहीं है, इस टाइप का करके। लेकिन इस कैरेक्टर को उसने लंबा खींचने का प्रोग्राम नहीं था वेद का। और लेकिन पॉपुलैरिटी ये जब इसका कानून का बेटा की धुआंधार पब्लिसिटी हुई तो ये 8-10 लाख से ऊपर मतलब एक मतलब वो एडिशन नहीं हुआ, बहुत एडिशन हुए इसके। तो अब टोटल मिला के 8-10 लाख से ज्यादा मतलब छपा और बिका। तो जब ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ उसके बाद है ना सबसे पहला शख्स था मेरठ का मतलब अरविंद जैन, जो कभी पूजा पैकेट बुक्स मतलब चलाता था। और क्या नाम पूजा पैकेट बुक्स में वो फिलहाल मतलब ऐसी हालत थी कि उसे कई बार मुझे पैसे देने के लिए सुमत प्रसाद जैन से, तिलकचंद जैन से पैसे मांगने जाना पड़ता था कि यार 200 रुपये दे दो, योगेश को देने हैं। मतलब मांगने जाना और हालत खराब थी। तो उसके दिमाग में आया क्या नाम कि यार केशव पंडित के हम नावल छापें। उसने क्या हुआ, नवरात्रि के दिन थे, एक रोज मेरे को अपने वो जिस मतलब फ्लोर पे रहता था वहीं पे ईश्वरपुरी में बुलाया, यार योगेश मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, किसी के दूसरे से नहीं करनी है, प्राइवेट रहेगी हम दोनों की, तू कसम खा। और नवरात्रि के दिन उसने भोजन भी करवाया, मतलब मेरे को नवरात्रि वाला उसकी भी मतलब घर बिल्कुल घर के मेंबर की तरह रखा। और मेरे से कहा कि ये मैं केशव पंडित नाम से नावल छापने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा आइडिया बढ़िया, लेकिन वेद प्रकाश शर्मा तेरी ऐसी तैसी करेगा। कहता है उसका चांस नहीं आएगा, मैंने ये नाम रजिस्टर्ड करा लिया है ट्रेडमार्क के रूप में। और तू ये बता क्या नाम कि चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा ये तो गारंटेड बात है कि एक बार को तो मतलब धमाका कर देगा, कहानी अच्छी होनी चाहिए। कहने लगा कहानी तू लिखेगा। नहीं, मैंने कहा कहानी मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसा ना मैं वेद का दोस्त हूँ और मतलब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा
जो वेद को मतलब महसूस हो खले, तो कहने लगा तू बता फिर किसी। तो उस समय मैंने एक खतौली के लेखक राकेश गुप्ता का नावल पढ़ा था, जो राकेश पाठक के नाम से छपा था, इंस्पेक्टर, जो नूतन पॉकेट बुक्स वालों ने छापा हुआ था, और शायद उससे पैसे लेके छापा था उस समय। तो वो नावल पढ़ा था। उसके बाद एक नावल और पढ़ा था, मतलब वो नावल मुझे पसंद आए थे। मैंने उससे कहा तू उस बंदे से बात कर। वो गया, मतलब उससे बात करने, और बात बनी। उसके बाद उसने सबसे पहले मेरे से कहा, बुलाया दोबारा कि यार पब्लिकेशन का नाम क्या रखा जाए। तो मैंने कहा नाम तू जो मर्जी रख ले, अपनी बीवी कहता वो तो नहीं रखा जा सकता, पहले मैं रख चुका हूँ, तो कोई ना कोई नाम, मतलब मैंने कहता वो बीवी कह रही है माता रानी टाइप का होना चाहिए। तो उसने कहा, बीवी ने सजेशन दिया है गौरी पॉकेट बुक्स, गौरी वो भक्त है, भक्ति नाम के। तो मैंने कहा वो रख ले। तो गौरी पॉकेट बुक्स का इस तरह से आगाज़ हुआ। और गौरी पॉकेट बुक्स में पहला राइटर केशव पंडित था, और वो केशव पंडित इतना छपा और इतना बिका, बाद में वो लिखने वाला वही राकेश था, खतौली वाला राकेश। और मतलब नावल इतने ज़्यादा कामयाब हुए कि राकेश की भी ज़िंदगी बन गई। बहुत पैसा दिया इसने, अरविंद जैन ने राकेश को, और मतलब इसका भी पब्लिकेशन, इसके सारे कर्जे निपट गए। लेकिन ये तो एक बार योगेश जी, वो जो वेद प्रकाश शर्मा ने भी तो सोचा था कि हमने कैरेक्टर बनाया और इसको कोई दूसरा ही उठा के ले जा रहा है। तो फिर उन्होंने शायद उसकी सोनू पंडित, मतलब केशव पंडित की वाइफ और केशव पंडित के बेटे, वो क्या केस था? एक्चुअली था क्या नाम, इसने जो ये राकेश पाठक ने केशव पंडित लिखना चालू किया, तो उसने मतलब ये केशव पंडित के ही और मतलब दिखा दिए ये कैरेक्टर। केशव पंडित की वाइफ तो सोनू पंडित, और केशव पंडित का बेटा विजेता पंडित, ये वेद प्रकाश शर्मा ने किया था। अच्छा। मतलब राकेश पाठक ने केशव पंडित की वाइफ दिखाई सोफी, और बेटा दिखाया आशीर्वाद। और मतलब ये जब इतना डाल दिया, तो वेद प्रकाश शर्मा की लोगों ने आंखें खोली, अबे तेरा कैरेक्टर तो वो उड़ाने जा रहा है, उड़ा। तो वेद प्रकाश शर्मा ने उस समय मतलब ये एक मेरे से भी बात हुई, कहने लगे हम ऐसा है ना, हम ये केशव पंडित के इतने नावल छापते हैं कि मतलब ये लोग गौरी पॉकेट बुक्स भूल जाएंगे। उस समय मुझे भी केशव पंडित लिखने का प्रपोजल दिया, और उसने वेद प्रकाश शर्मा ने केशव पंडित की वाइफ दिखाई सोनू, और लड़का दिखाया विजेता पंडित। मतलब यानी कि अब दोनों के केशव पंडित अलग हो गए। हाँ, पर आप एक चीज मेरे को बताओ कि जो है एक बैक पेज पे सोनू पंडित वाला जो एक नावल था, उसके बैक पेज पे लिखा था एक ही नारा, केशव हमारा। ये क्या मसला था? ये मतलब ऐसा, मैं और वेद बैठे हुए चाय के बीच गप सप कर रहे थे, तो वेद ने बातों मैंने कहा चाहे वो अरविंद कुछ भी कर ले, केशव तो हमारा ही रहेगा, हमारा। मतलब मैंने कहा ये एक ही नारा बुलंद करते चलो। तो वेद ने फौरन कहा एक ही नारा केशव हमारा अगले उपन्यास का नाम होना चाहिए। अच्छा। और ये नावल तू लिखेगा। और सोनू पंडित नाम से उसके यहाँ जितने भी नावल छपे वो मैंने ही लिखे हैं। अच्छा। तो और पहला नावल था उसमें शगुफा, और शगुफा नाम वेद ने पता नहीं किस शगुफे में रख लिया, उसके दिमाग में कहीं से उर्दू का शब्द आया, कहीं सुना, शगुफा रख लिया। मुझे कहा कि इस पे केशव पंडित का नाम लिखना। मैंने कहा बड़ा अजीब नाम है शगुफा। शगुफा तो मतलब जैसे कोई शगुफा छोड़ देता है तो। अच्छा, पर एक बात बताइए, ये तो ठीक है, शुरुआत में ये होता था कि भूमिका लिखता था हर लेखक, ये उपन्यास में इसलिए लिख रहा हूँ, अपने पाठकों के नाम एक लंबी चिट्ठी लिखते थे, मतलब चिट्ठी इस तरह से चिट्ठी लिखता। तो सोनू पंडित तो कोई थी नहीं, तो आपने उसके नाम चिट्ठी लिखी होगी? मैंने नहीं लिखी। वो ऐसा ना, उपन्यास मैंने लिखा, उसमें जो चिट्ठी छपी है ना, वो वेद ने ही लिखी थी, जो मतलब शुरुआत में डाली गई कि मतलब मैं केशव पंडित की बीवी हूँ, और मतलब ये वो उसकी लिखी थी बेसिकली, और उसमें डाला गया था उसे, क्योंकि वो एक फिक्टिशियस पूरा रहता है। वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि ये साबित किया जा सके कि हमारा केशव ही असली है, केशव पंडित हमारा असली है, बाकी जहाँ से भी केशव पंडित छप रहे हैं सब नकली। लेकिन वो दौर ऐसा है, वो बिमल त्रिवेदी का दौर याद ताज़ा करने वाला था। जैसे एक जमाना था बिमल त्रिवेदी का, मेरठ का हर प्रकाशक बिमल त्रिवेदी की फोमांची सीरीज छाप रहा था। वही पैटर्न यह है कि अब मेरठ में हर जगह से केशव पंडित निकलना चालू हो गया, लेकिन नाम अलग अलग होते थे, केशव पंडित सीरीज, केशव पंडित सीरीज। अच्छा। लेकिन गौरी पॉकेट बुक्स में जो लिखा था
केशव पंडित सीरीज भी होती थी और राइटर का नाम भी केशव पंडित था। तो अब बाद में इस तरह से जैसे बहुत सारे ट्रेडमार्क नामों की शुरुआत हुई, तो देखिए मनोज पॉकेट बुक्स का मनोज भी ट्रेडमार्क था, हिंद पॉकेट बुक्स ने सबसे पहले कर्नल रंजीत निकाला। तो ये ट्रेडमार्क नाम शुरू करने की वजह क्या थी, प्रकाशकों को क्या लग रहा था? ट्रेडमार्क में मैं इसमें मतलब कुछ तो कहूँगा कि हम जैसे लेखक भी दोषी रहे हैं, कुछ ये पब्लिशर भी, मतलब पब्लिशरों की ज़्यादा भूख ने एक तो मजबूर किया ये ट्रेडमार्क रखने के लिए, और राइटर्स की मतलब ये बेवफाई कह लीजिए या पैसे के पीछे भागने की या ज़रूरतमंदी कह दीजिए। ऐसा होता था उस ज़माने में, लेखक ज़रूरतमंद तो 90% लेखक ज़रूरतमंद होते हैं। अच्छा। ऐसे लेखक कम हैं जो अच्छी फैमिली से आए और उनके अच्छे मतलब अगर नहीं भी लेखक के रूप में कमा रहे तो अच्छा मतलब उनका गुजारा चल रहा था, ऐसे लोग कम है। पाठक जी का कहना, जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, वो तो टेलीफोन इंडस्ट्री में काम करते थे। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना नहीं कि वो कुछ और काम करते थे। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली से गए गुजरे मतलब नहीं थे। लेकिन बहुत से लेखक ऐसे थे जो किराए के मकान में रहते हैं और जिनको मतलब नहीं कि वो नौकरी कोई नहीं, अपनी बच्चों के राशन के लिए पैसे चाहिए होते थे तो नॉवल पे पैसे आएंगे तो मतलब, तो ऐसे लेखकों का भूतला ये था। मैं सबके नाम नहीं दूंगा, हालांकि जानता हूँ मैं क्या होता था कि जैसे अगर एक पब्लिशर उसको 100 रुपए दे रहा है तो दूसरा पब्लिशर देख रहा है कि अरे फलाना तो अच्छा लिख रहा है, ये 125 दूंगा मेरे लिए लिख देगा, वो पहले 100 वाले की छोड़ के 125 वाले की लिखने लगता है। और ये हाल मतलब इसमें कई बार बड़े पब्लिशरों को परेशानी होती थी कि उनको टाइम पे किताब नहीं मिलती थी, और हुआ ये कि पब्लिशर टाइम पे सेट छापने के अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि हर सेट महीने के हिसाब से, 1.5 महीने के हिसाब से उनका निकलता था। ऐसे में हुआ ये कि बड़े पब्लिशरों ने कोई ये बेस्ट पश्चिमी देशों का के तर्ज पे ट्रेडमार्क लेखकों को मतलब का आगाज किया, शुरुआत की। अच्छा। तो कहते हैं वहाँ पे विदेशों में भी जॉन करेजी, कार्टर ब्राउन, ये सब ट्रेडमार्क नाम थे। इन नामों में बहुत लोगों ने लिखा है। तो और भी जेम्स एडली चेज को भी बहुत से लोग बताते हैं कि क्योंकि जेम्स एडली चेज में भी फोटो बहुत बाद में छपनी चालू हुई। इसी तरह कहने में बहुत सारे लेखक मतलब वो बताते हैं कि वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करके एक ही पैटर्न होता था। पेरी मेसन गार्डनर लिखते थे, लेकिन उनका स्टाइल एक था नाम उसमें किताब में देने का। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर शुरुआत में कर्नल रंजीत नाम थे, ये हिंद वालों ने किया। उसके जस्ट तुरंत बाद मतलब ये राजवंश नाम थे, स्टार वालों ने किया। अच्छा, और लेकिन ऐसा ना ये उन दिनों पब्लिकेशन टीवी मीडिया वगैरह ये सब ना होने के बावजूद पब्लिकेशन लाइन की हर खबर बड़ी तेजी से फैलती थी। उसके लिए दरीबा कला जिंदाबाद। अच्छा। दरीबा कला ऐसी जगह थी कि वहाँ चंद्र प्रकाश नारंग सबसे बड़ी हस्ती था। नारंग पुस्तक भंडार, उसके पास जो खबर पहुंच जाती थी वो पूरे पब्लिकेशन लाइन में फैल जाती थी, और उसके द्वारा मतलब यानी कि सब जगह पता चल जाता था कि अरे ये पब्लिशर आ रहा है, ये नकली, ये ट्रेडमार्क आ रहा है। तो ये चंद्र प्रकाश, ये जो है ना, ये दरीबा वाला सारा का सारा ठिकाना दिल्ली, ये मेरठ कैसे शिफ्ट हुआ? मेरठ ऐसा है, मेरठ के पब्लिशर भी अपनी किताबें होलसेल में देने के लिए दरीबा आते थे। तो उनको खबर लगती थी कि ऐसा हो रहा है कि पब्लिकेशन लाइन में ऐसा बदलाव आ रहा है। तो मतलब वहाँ पे भी उनको भी पता चलने लगा कि हम भी कोई ट्रेडमार्क नाम और नकली नाम छाप सकते हैं। राइटर लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे ऐसा हुआ कि नारंग पुस्तक भंडार के बिल्कुल बगल में मनोज पॉकेट बुक्स वालों ने भी अपना वो खोला था जब नई फर्म स्थापित की। तो उन्होंने मनोज नाम से स्टार्ट किया। तो सबसे पहला राइटर जो मुझे मिला था वो था अंजुम मर्सी। अंजुम मर्सी ने मनोज नाम के लिए खामोशी और जलती चिता नाम के 2 नावल लिखे। इसके बाद तीसरा नावल जिस बंदे ने लिखा उसका नाम था दिनेश सक्सेना या श्रीवास्तव, लेकिन वो अपने आप को दिनेश पाठक कहता था, जैसे राकेश पाठक। तो वो बंदा मेरे टच में आया। वो एक ये गांधीनगर में डॉक्टर BK जैन है, वो उनकी पहचान का बंदा था। तो उन्होंने पहचान कराई। तो वो लिखने का जो शौक था वो अपनी हर लिखी हुई स्क्रिप्ट ला के मेरे से एडिट करवाता था और मेरे पैर पकड़ता, मेरे को गुरुजी कहता था। तो उसने एक किताब लिखी फूल और कांटे, वो उसको मैंने संशोधन करवाया और मैंने संशोधन किया। उसने फिर दोबारा लिखी, मेरे पास आया, फिर मैंने थोड़ा बहुत संशोधन किया। उस लड़के की मेहनत की तारीफ करनी पड़ेगी। तीसरी बार उसने दोबारा वो राइटिंग की, तीसरी बार राइटिंग करके वो मनोज में ले गया और तीसरी किताब मनोज में जो छपी थी फूल और कांटे, उसकी छपी थी। इसके बाद संयोग उनका कुछ ऐसा हुआ
कि जमील अंजुम साहब से का उर्दू उपन्यास भी उनके यहाँ आया, जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन कराया। उनके यहाँ ट्रांसलेटर बहुत बढ़िया थे, देशराज जी। हाँ। देशराज जी, तो देशराज जी ने ट्रांसलेशन किया और उनकी यार चमत्कार, ये तो बहुत खुश हो गए कि ये बहुत बढ़िया नावल है। और उसके बाद वो लगातार वो जमील अंजुम के नावल मनोज के नाम और से। खास बात बताऊं कि राजकुमार गुप्ता जमील अंजुम और ये गौरी शंकर गुप्ता जमील अंजुम को नवाब साहब कहते थे। अच्छा। हालांकि वो आरिफ मारवी साहब को भी पीठ पीछे शहनशाह कहते थे। कहते दिखने में शहनशाह तो इससे यही है, इसके मुकाबले कोई नहीं। तो आरिफ मारवी ने भी तो राजवंश पूरा उन्होंने लिखा है ना? राजवंश के तकरीबन मतलब इन नावल मेरे ख्याल 2-4 उपन्यासों को छोड़ के लास्ट में मतलब सारे उनके ही लिखे हैं। तो राजवंश ट्रेड नेम किसका था? ये स्टार पॉकेट बुक्स वालों का था। स्टार वालों का था। और ये आपने जो है ना ये एक बार खुद मेजर बलवंत नाम से भी लिखा था। हाँ, वो मेरे पास किताब कहोगे तो दिखा दूंगा, मतलब ढूंढनी पड़ेगी, दिखा दूंगा। मेजर बलवंत में उसमें मेरी भी हेड लगाए हुए फोटो, उस समय मैं बालिग, वो किताब मार्च 1973 में जनता पॉकेट बुक से छपी थी। अच्छा। और मतलब लेकिन मेरी लिखी गई थी 1972 में वो। और खास बात यह है कि मैं उस समय बालिग नहीं था और हैट लगा के फोटो खिंचवाई थी, चश्मा लगा के और ये रैक्सीन की जैकेट पहन के, उसमें मतलब मेजर बलवंत नाम से छपी थी वो किताब। फिर बाद में बंद क्यों कर दिया? बाद में बंद इसलिए हुआ, नहीं ऐसा नहीं था। मेजर बलवंत बहुत सुपर हिट रहा, लेकिन ये उस समय क्या था, हमने वो कर्नल रंजीत, हाँ ऐसा कर्नल रंजीत, कर्नल रंजीत का कैरेक्टर था ना ये। हाँ, कर्नल रंजीत का कैरेक्टर था मेजर बलवंत। और हमने क्या किया था, मेजर बलवंत के नाम से जो किताब लिखी थी ना, उसमें अंदर कैरेक्टर कर्नल रंजीत रख लिया था। अच्छा। और तो इस बात पे हिंद वालों ने मतलब नोटिस भेज दिया था। अब ऐसा है कि मुकदमा अगर होता तो क्या होता, क्या कर बैठता मैं नहीं जानता, लेकिन नोटिस पाते ही जनता पॉकेट बुक्स के मालिक ये जो थे उनके हाथ पांव फूल गए। और वो कहना मेरे से कहने लगे यार ये तो बंद करना पड़ेगा, ये तो मतलब नोटिस हो गया और ये कहना मैं इसका जवाब भी देना, उन्होंने बुलाया है। तो उसके बाद मैं और राज भारती साहब हिंद पॉकेट बुक्स गए, तो वहाँ दीनानाथ मल्होत्रा, प्रकाश पंडित और ये मखदूम जलंधरी जो कर्नल रंजीत लिखा करते थे, और राम कुमार वर्मा भी तकरीबन सभी थे। तो वहाँ पे उनसे जब बात हुई तो वो कहने लगे ये तो आप बंद करो, ये तो आप, मैंने कहा बंद, वो भारती साहब ने कहा बंद किस बिना पे करें, कहने लगे आपने एक गलती की है इसलिए बिना पे करो। कहने लगे क्या? कहने लगे आपने ये मेजर बलवंत नाम छाप तो लिया, रजिस्टर नहीं कराया। अच्छा। हमने रजिस्टर करा लिया है। आप अगर नहीं बंद करोगे तो मतलब आपको मतलब कि बहुत परेशान होना पड़ेगा, बहुत मुआवजा देना पड़ेगा, बहुत। तो एट लास्ट क्या हुआ, उन्होंने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि आपने लिखना है तो हमारे यहाँ आके लिखो, और सिर्फ, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ हमारे लिए लिखोगे। मैंने कहा फिर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतनी जगह पाँव फंसा रखे हैं कि मतलब मैं एक जगह लिख ही नहीं सकता, फिर तो मैं बंद कर देता हूँ। और इस तरह मेजर बलवंत बना। अच्छा, आपका तो लिखने का जो स्टाइल था वो मतलब जैसे देखिए यूँ, हालांकि ये तुलना ठीक नहीं है, मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं वो अमिताभ बच्चन है तो उनकी आवाज उठा लेते हैं, हाँ, आपने आवाज उठा तुलना ठीक नहीं, तुलना ठीक ही है। आप मतलब बताता हूँ एक्चुअली मेरे तो आप जिस तरह से जैसे आपको ऐसी बेदी उठाना है तो आप ऐसी बेदी स्टाइल में क्रिएट कर दोगे। शैली कॉपी करने में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, ये इसके लिए भी आप मानिए कि मतलब मैं तो नाचीज कुछ भी नहीं हूँ, ये ऊपर वाले भगवान ने कहा इस आदमी को कद में छोटा बनाया है और मतलब ये बहुत सारी कमियां दे दी, बीमार रहता है तो कुछ तो खूबियाँ दे दूँ। उसने ये खूबियाँ मेरे अंदर खुद ब खुद पैदा की, मैंने नहीं पैदा की, मतलब मेरे अंदर पैदा क्यों कैसे हो गई मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जब मेरे को काम मिला था, मैं एक काम करता था, दिल से करता था। इस बार मेरी डायरी अगर हुई तो मैं दिखाऊंगा। मैं जैसे वेद प्रकाश शर्मा ने अपनी शैली में लिखने को कहा, तो मैंने वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास मतलब पढ़ के आउटलाइंस नोट करनी थी कि वेद प्रकाश शर्मा कभी भी एक्सप्रेशन देता है तो क्या क्या लगता है, वो हौले से गुर्राया, वह जोर से चिल्ला कर बोला, मतलब इस तरह के एक एक चीज मतलब नोट करनी चालू की। और उसके बाद से उदाहरण बताओगे आप मेरे को कि जैसे वेद प्रकाश
शर्मा का आप बता रहे होले से बोला, हाँ। गुर्राया, हाँ। तो ये दूसरा आदमी कैसे लिखेगा? ऐसे 2-3 राइटर का आप बता सकते हो मुझे? हाँ मतलब इस तरह जैसे बताइए ना आप, कोई खास किसकी क्या खासियत हाँ, थी? अब जैसे राजहंस में मतलब ने कह रहा था, जा रहा था, मतलब इस पे ठाक करके नेकी लिखा दे। तो ये हम 10-20-50 लाइन जो है ना, मैं डायरी में नोट करता था। फिर कैरेक्टर को उसी और कुछ खास, और उनके जो खास शब्द थे ना उपन्यास को नोट करके, कि जो हर तौर से वही यूज करते थे, तो उनको अलग नोट करता था और उनको समय समय पे यूज करता था, ताकि शैली मतलब और डायलॉग मतलब उसी जैसे लगे। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी थोड़ी एक्स्ट्रा, लेकिन वो मेहनत मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटों की होती थी, क्योंकि किसी की किताब पढ़ के डायरी, अच्छा आजकल का लेखक मैंने समझता डायरी बना के लिखता हूँ। मैं जब कहानी लिखता था तो मैं उपन्यास का प्लॉट भी, कहानी की थीम भी डायरी में नोट करता था। आपने एक बार मुझे एक किस्सा बताया था कि मेरठ में तब किस तरह से काम होता था, तो बारिश में ऐसी बेदी साहब के नावल के कुछ एंड धुल गया था, क्लाइमेक्स धुल गया था। वो उनके किस्सा क्या था? बेदी साहब ने राजेंद्र इकबाल सीरीज के लिए ये राजा पॉकेट बुक्स के मालिक राजकुमार गुप्ता से कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो हरीश पॉकेट बुक्स के अंतर्गत राजेंद्र इकबाल सीरीज छाप रहे थे। तो और एक सेट में 8 किताब 6 किताब ऐसे कर्म छापते थे, और जल्दी छाप रहे थे, क्योंकि बेदी साहब की उस समय मार्केट बहुत अच्छी थी, बच्चों में बहुत पसंद किए जा रहे थे, लोकप्रिय थे। उसमें क्या हुआ, एक बार ये जो कंपोजिंग एजेंसी होती है प्रकाशकों की, टाइपिंग वो साइट करने वाली, तो वो ज़्यादातर छतों पे होती थी, प्रेस नीचे होती थी। तो छत पे उनमें 3 शेड होती थी। तो एक किताब बेदी साहब की जो टाइप हो रही थी, उसमें मतलब बारिश तेज आई, वो पानी से मतलब वो मैटर धुल गया। और उस समय ना तो बॉल पेन था, ना कोई टाइपिंग का जमाना, इंक पेन से लिखा जाता था। वो इंक मतलब वो भी फैल गई, गायब हो गई। अब वो एंड के पेज नदारत थे और उसका एंड करना था, बड़ी मुश्किल हो गई। तो ऐसे में राज पॉकेट बुक्स के मालिक राजकुमार गुप्ता ने, बेदी साहब उस समय झांसी में थे, अच्छा, तो झांसी में उनके यहाँ फोन था या पड़ोस में था, उन्होंने फोन किया। बड़े उन दिनों फोन डायरेक्ट नहीं होते थे, वो कॉल बुक करनी पड़ती थी। तो कॉल बुक करने के बाद कॉल बात होती थी, तो जिसे ट्रंक कॉल कहते थे। तो ट्रंक कॉल मतलब बुक की गई और बेदी साहब से बात हुई, तो बेदी साहब से कहा गया कि आपका ये एंड मतलब धुल गया, दोबारा लिखना है कुछ पे। बेदी साहब ने कहा मैं तो आ नहीं सकता भाई, मेरी भी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मतलब मैं इतनी दूर अभी जल्दी आ भी नहीं सकता, तो आप किसी और से करा दो। तो कहा किससे करा रहे हैं? बेदी साहब ने सजेस्ट किया कि योगेश मित्तल है ना वहाँ दिल्ली में, उससे करा दो। और मेरी खास बात ये रही है कि कोई भी राइटर अगर उसके उपन्यास में कुछ काम कराना हो, चाहे वो परशुराम शर्मा जी हो, चाहे कुमार कश्यप हो, चाहे मतलब कुमार भी हो, चाहे कोई हो, मतलब यशपाल वाली हो, मतलब सलाह मेरा ही नाम देते थे। अच्छा। तो बेदी साहब ने जब मेरा नाम दिया तो बुलाया गया मुझे, स्पेशली राज पॉकेट बुक्स में। राज पॉकेट बुक्स में कहा ये उपन्यास है, इसका एंड। मैंने कहा तो इसके जितने पेज मतलब टाइप हो गए, छप गए हैं, वो फर्मे उनके प्रूफ दिखाइए। तो उस समय बख्शी साहब इनके प्रूफ रीडर हुआ करते थे, और बख्शी साहब किसी ज़माने में हिंद पॉकेट बुक्स के भी प्रूफ रीडर रहे हुए थे। तो बख्शी साहब ने कहा प्रूफ तो एक भी नहीं है, सब वो प्रेस में जा चुके हैं और इस समय एक भी नहीं है। तो अब सिर्फ 8 पेज लास्ट के है ये, और इसके बाद कहानी मिस है, इसलिए कहना मैं नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसे लिखूँगा? तो उन्होंने कहा, बख्शी साहब ने कहा वैसे कहानी मैंने अभी पढ़े, मेरे को याद है आपको, तो मैं सुना देता हूँ। मैंने कहा सुनाओ। बख्शी साहब ने कहानी सुनाई, उसके बाद सब जितनी सुना चुके, उसके बाद वो मुझे 8 पेज पढ़ने को दिए गए। वो मैंने 8 पेज पढ़े, और मतलब राज बाबू ने कहा तू यहीं चालू हो जा। वहीं बैठ के मैंने को मतलब मैंने एंड लिखने के लिए चालू कर दिया गया। मैंने एंड लिखा और उसके बाद भूल गया। उसके बाद बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि मतलब जब मैं एक बार बेसमेंट में था राज पॉकेट बुक्स का ऑफिस, तो जब मैं पहुंचा तो बेदी साहब पहले से पहुंचे हुए थे। बेदी साहब ने मुझे देखा तो एकदम अरे योगेश मेरे को एकदम गोदी में उठा लिया और कंधे से ऊपर कर दिया, और उसके बाद नाचने लगे। मैंने कहा बेदी साहब ये क्या, मेरा गिर जाऊंगा, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं दमे का मरीज उछलाने लगा। तो बेदी साहब कहने लगे यार योगेश मतलब बोल मत, मेरे को बोल तू क्या खाएगा, तो बल तूने मेरे को खुश कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे यार तूने इतना बढ़िया एंड किया है, इतना बढ़िया एंड तो मैंने ओरिजिनल नावल में नहीं किया हुआ था। तो ये मेरे को सबसे बड़े कम्प्लीमेंट जो थे ना बेदी साहब के,
एक यादगार कॉम्प्लीमेंट है। अब बेदी साहब को हम भूल भी नहीं सकते जिंदगी में। क्या बात। बेदी साहब जैसा जीनियस आदमी और अच्छा आदमी है ना, बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए उनके यहाँ कोई अनजान भी सवेरे नाश्ते के टाइम पहुंच जाता तो मतलब उन दिनों एक पॉल्सन मक्खन आता था। अच्छा। पॉल्सन मक्खन मतलब वो ज्यादातर पॉल्सन ही इस्तेमाल होता था, अमूल बाद में पॉपुलर हुए, तो उसका मतलब वो लगाते थे और उसमें ये समझ लीजिए कि लगभग 1 इंच 1.5 इंच टिक्की जो है ना हर एक की मतलब पराठे पे रख के खिलाते थे। और इवन मतलब लोगों को ही नहीं, उनका एक पालतू कुत्ता था, उस कुत्ते को भी है ना पराठा खिलाते थे और वो मक्खन लगा के खिलाते थे। मतलब इतने दिलदार थे। और कभी भी है ना मतलब आप एक पराठा खाओ या 4 पराठा खाओ, मतलब कोई मतलब मनाही नहीं, जितने मर्जी खाओ। मतलब नहीं कि वो नाश्ते के टाइम जो भी आता तो हमेशा उनका वेलकम। ऐसा बंदा है ना कहाँ आज के ज़माने में मिलेगा आपको? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ये जो आपके पास राज भारती साहब के साथ आपके लंबे रिश्ते रहे, हाँ। आप मैगजीन्स भी लिखते थे, हाँ। आपने क्या नहीं लिखा ये बताओ आप। मैगजीन तो मतलब कॉमिक्स वाला काम था, वो कॉमिक्स वाले काम पे बातचीत हम लोग शायद अभी ठीक से नहीं कर पाए। हाँ। तो आप बताएं ना जरा, कॉमिक्स वाला भी एक धंधा जो शुरू हुआ था, कॉमिक्स वो एक साथ उसकी भी बाढ़ आई थी। कॉमिक्स का ये सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा हंगामा करने का श्रेय जाता है NS धम्मी और मतलब उसके ग्रुप को। उसके ग्रुप में उस समय ये आजकल लोटपोट में मोटू पतलू 42 साल से बना रहे जो हरमिंदर मानकर हैं, वो भी उस समय शामिल थे। और ये इसका दूसरा श्रेय जाता है सुमत प्रसाद जैन, जो कभी नूतन पॉकेट बुक्स छापते थे, बाद में उन्होंने नूतन कॉमिक्स छापा। एक्चुअली इंडिया में मतलब कॉमिक्स की धड़ल्ले से छपने का स्टार्टिंग नूतन कॉमिक्स से भी, मेरठ वाला हुआ है, मेरठ वाले से सुमत प्रकाश जैन से। उसके बाद जितने भी लोग आए ना सब बाद में आए। और तो और कह रहे प्राण के चचा चौधरी और मतलब बिल्लू पिंकी, ये डायमंड वगैरह ये सब भी बहुत बाद में आए। हुआ ये, आपको इसका भी बड़ा मजेदार किस्सा। एक बार मैं धम्मी साहब के, मैं जब भी है ना उस समय रमेश नगर रहते थे, तो कभी कनाट प्लेस गए और वहाँ से लौटते हुए जा रहे हैं तो मतलब पटेल नगर राज भारती साहब के यहाँ और या बलजीत नगर धम्मी साहब के यहाँ स्टॉप करते हुए जाते थे। एक रोज राज भारती नहीं मिले तो मैं धम्मी साहब के यहाँ सीधे पहुँच गया, वहाँ बैठ के गपशप कर। तो उन्होंने देखा मेरे हाथ में बहुत सारी किताबें कॉमिक्स हैं, तो उन्होंने कहा योगी जी ये क्या है? मैंने कहा कॉमिक्स है। कहते आप कहाँ से ला रहे हो? मैंने कहा कनाट प्लेस से। वो कहने लगे खरीद के ला रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं खरीद के ही पढ़ता हूँ, मांग के नहीं पढ़ता। तो कहने लगे आज एक दो दिन के लिए यहाँ छोड़ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पढ़ने के बाद दे जाऊँगा कहोगे। तो कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद कहने लगे अच्छा योगी जी संडे को आना। मैंने कहा आऊँगा। संडे को मतलब मुझे याद था कि धम्मी साहब ने बुलाया तो मैं पहुँचा, तो देखा वहाँ जो कॉमिक्स मैं लेके आया था उससे कहीं ज़्यादा कॉमिक्स का ढेर लगा हुआ ज़्यादा। मैंने कहा ये क्या है धम्मी साहब? कहते हैं यार उस वक्त तुमने नहीं दिए। तो मैंने कहा मैं चक्कर लगा देता हूँ। और मतलब मैं वो वहाँ से लेके आया बहुत सारे कॉमिक्स। मैंने कहा पर क्यों? कहते हैं हम कॉमिक्स बनाते हैं, तैयार करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किसी से बात भी हुई है? कहते हैं सरसरी तौर पे पिछले हफ्ते मतलब ये सुमत पॉकेट बुक्स वालों से बात हुई थी, नूतन का पॉकेट बुक्स वालों से, तो मुझे लगता है वो मान जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे सामने मतलब 2-3 कॉमिक्स कर दिए तैयार, दिखाए जो आइवरी शीट पे बनाए हुए थे, मतलब 32 पे। कहने लगे योगेश जी इसकी कहानी लिख दो। मैंने कहा कहानी ये आपने कैसे तैयार कर ली? कहते वैसे इमेजिनेशन से तैयार कर लिए। मतलब मैंने कहा बिना कहानी के? कहते हैं हाँ बिना कहानी के। मैंने कहा अब इन पे फिर कहानी कैसे लिखी जाएगी? कहते हैं ये तो आपको सोचना है कैसे लिखी जाएगी। अब मैं आपको दे रहा हूँ, पैसे दूंगा अभी, मतलब हर कहानी के आपको 100 रुपये दूंगा। तो अब उन्होंने कहा कि ये बनाए हुए, तो मैंने देखा उनमें एक वो कॉमिक्स जो बना रखा था वो भूता टाइप का। एक तो उन्होंने वो अंग्रेजी में इसको वीडियो का कॉमिक्स आता है उसके कैरेक्टर को कॉपी करके बना रखा था। और कुछ मतलब ये आर्ची कॉमिक्स आते हैं, रिच कॉमिक्स आते हैं, उनके कैरेक्टर्स को कॉपी करके बना रखे। मैंने खैर उन तीनों कॉमिक्स पे मतलब कहानी लिखी उन्हें। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आगे से ऐसा मत करना भाई, बड़ा मुश्किल होता है, दिमाग का तेल निकल जाता है। कहने लगे नहीं ठीक है आगे कहानी लिख के दे दो। फिर उसके बाद मतलब वो चालू हुआ, उन्होंने और भी राइटरों से कहानी लिखने के लिए कहा और कहानी, और उसी दौरान उनकी मुलाकात मैंने हरमिंदर मानकट से करवाई। हरमिंदर मानकट को जो लोटपुर में मोटू पतलू बना रहे हैं उनको धम्मी साहब के पास ले जाने वाला
पहला शख्स मैं ही हूँ। और इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब सफरनामा में लिखा है अच्छा खासा, उसमें मेरा नाम उन्होंने बामन अवतार लिख दिया है। ये उनकी मतलब बड़प्पन है कि मुझे उन्होंने सिरे दिया है, मतलब कुछ थोड़ा सा ही सही। तो धम्मी साहब ने मतलब फिर जो कॉमिक्स बनाने चालू किए, तो मेरठ के हर पब्लिशर के यहाँ देखा जाए, अच्छा उसके बाद मतलब नए नए लोगों को मतलब कॉमिक्स बनाने का, जैसे कहना मैं ये अच्छा उस वक्त बहुत चला था राज कॉमिक्स वाला, नागराज और ये सब बहुत चले थे। हाँ नागराज ये अभी भी बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं नागराज को। ऐसा हुआ जब राज बाबू के दिमाग में कॉमिक्स करने की तैयारी करने की आई, राजकुमार गुप्ता, तो उस राजकुमार गुप्ता, तो उस समय मैं मेरठ में था और काम कर रहा था। मैं वहाँ मेरठ में अपने मामा जी या बहन के यहाँ ठहरता था, और मतलब वहीं सारे पब्लिशर जानते थे, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के 2 फार्म बना रहा हूँ, किसी के लिए पूरी किताब लिख रहा हूँ, किसी के लिए जीजा साली की कहानियाँ लिख रहा हूँ, मतलब अजीब हर तरह की कहानियाँ मतलब वो लिखने वालों में मैं नंबर 1 था मैं। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने एक बंदे को भेजा स्पेशली कि मतलब मेरठ से पकड़ के लाओ लोग इसको। मेरे को पकड़ने के लिए जिस बंदे को भेजा था वो राजेंद्र जैन, वो मेरी बहन प्रतिमा जैन के देवर थे, जो राज पॉकेट बुक्स में काम करते थे। तो उनको भेजा उन्होंने, मतलब मैं वहाँ मुझे स्पेशली लेके गए। तो मैं जब पहुँचा तो उन्होंने कहा ये तेरे को ये कॉमिक्स तैयार करने हैं मतलब। तो देखा उनके पास कॉमिक्स की स्टोरी तो बहुत सी तैयार हैं, लेकिन कॉमिक्स वाले शेप में नहीं थे। डायलॉग लिखे हुए हैं कि पीछे क्या बनना है, इससे कुछ मतलब नहीं। तब उसके बाद उन्होंने कहा ये तूने रोज़ एक कहानी तैयार करनी है। मैंने उसके सामने शर्त भी रखी कि मेरे टाइमिंग मेरी मर्जी के होंगे। कहने लगे क्या? मैंने कहा आप मतलब कहो कि मैं 9 बजे आ जाऊँ, मैं 10 बजे आना चाहूँगा 10 बजे आऊँगा, 11 बजे आना चाहूँगा 11 बजे आऊँगा, और 4 बजे जाना चाहूँगा 4 बजे आऊँगा, 6 बजे जाना चाहूँगा 6 बजे आऊँगा। मतलब इसके लिए बाउंडेशन नहीं होगी आपकी। पहले तो वो कहते नहीं यार सारा स्टाफ ऐसे आता है, क्या नाम है, तो वो लगेगा। मैंने कहा मैंने कहा मैं नौकर बन के तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, अगर नौकर बन के कराना है तो किसी और से करा दो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तू मालिक बन के ही काम कर, मतलब ठीक है, लेकिन डेली एक कहानी तो कर देगा। नहीं तो यार मैंने कहा कर दूंगा। तो मुझे दूसरों की लिखी कहानी, जिसमें परशुराम शर्मा है और तरुण कुमार वाही हैं और बहुत से लेखक थे जिनकी कहानियाँ मेरे सामने दी गई कि इनको कॉमिक्स की शेप दे दो। कुछ कहानियाँ इनके लड़का उस समय मनोज जो था बीच वाला लड़का, वो भी इंटरेस्ट लेने लगा था। तो उसने लोक कथाओं से मेरे को दिखाई कि यार इसकी लोक कथा की ऐसी कहानी बना दो। तो मैंने वो भी बनाई। उनमें मतलब बहुत आप ये इतने सारे काम आपने किए हैं और ये सब बेनामी काम किए और नोट भी उन दिनों है ना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तगड़े मिलते थे। बस ये है अपनी बीमारी का इलाज हो जाता था, गुजारा हो जाता था। तो आपकी बीमारी जो थी वो दमे की, मेरे ख्याल से बहुत परेशान करती थी आपको। नहीं अभी भी है, लेकिन अब कुछ समय से थोड़ा रिलीफ ज़्यादा, जब से इनहेलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो जब इनहेलर, आपने एक बार एक किस्सा लिखा है कि आप हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने कुछ कह दिया कि 24 घंटे का मेहमान है बाबा। हाँ ये 2014 की बात है। तब क्या हुआ था? तब ऐसा हुआ, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मेरे को समझ में आ गई। जब मेरे पास डॉक्टर साहब आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं 100 साल नहीं भरूंगा। तो कहने लगे हैं, मैंने कहा आप अपने कुलीग से कह रहे थे ना कि मैं 24 घंटे का मेहमान हूँ। फिर तो वो सॉरी कहने लगे। फिर मैंने डॉक्टर साहब से ये भी कहा कि मतलब ऐसा है ना डॉक्टर साहब, कोई भी मरीज देखने में कितना फटे हाल, तंग हाल और मतलब बेकार मतलब लग रहा हो, अनपढ़ गवार लग रहा हो सकता है आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो। इसलिए मरीज के सामने कभी भी मरीज को निराश करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मैं तो बहुत मजबूत इंसान हूँ, मेरे को आप 100 जने आके भी कह देंगे तू 1 घंटे बाद मरने वाला, ना कहूँगा नहीं मरने वाला हूँ। मैंने एक जबरदस्त ऊर्जा देखी हमेशा, जब भी आपको देखो आप फोटोकॉपी मशीन पे ये कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हो आप। तो आपका एक तरह से एक आप साइट चलाते हैं nosuicide.com, तो वो ये जीवट आप में आया कहाँ से और वो साइट करती क्या है? ऐसा है, जब भी मैं कभी किसी के सुसाइड की खबर पढ़ता था ना, मेरी आत्मा किलस जाती थी। क्योंकि मैं सोचता था कि मैंने जब मैं बीमार, मतलब जब मरणासन हालत में भी मैं जब सुसाइड की नहीं सोचा, मतलब लोग कैसे कर लेते हैं सुसाइड। तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों के दिमाग को सुसाइड से हटाए। तो इसलिए एक बार दिमाग में आया, मेरे को एक हाउसवाइफ मतलब मिली जो मेरी कस्टमर मिली, पिंकी सिंघानिया। उन्होंने कहा वो वेबसाइट वगैरह बनाती है। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा मैं एक वेबसाइट तैयार करवाना चाहता हूँ जो ऐसी हो
कि आत्महत्या के विरुद्ध लोगों को समझाए कि आत्महत्या अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बना दूंगी। फिर एक बार मैंने और उन्होंने मिलके उसका खाका तैयार किया और उसके बाद क्या नाम वो वेबसाइट, उसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट और भी मतलब हमहिंदू.com। मैं चाहता था कि ये हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मतलब कहानियाँ हैं, धर्म ग्रंथ वगैरह और ये जितने भी मंत्र हैं, श्लोक हैं और अच्छी चीज़ें जो भी हैं मतलब वेबसाइट में डाली। पर मैं आर्थिक कबाब के कारण उन पर बहुत ज़्यादा लंबे सुसाइड वाले में आपने कुछ लोगों की मदद की? हाँ, सुसाइड वालों में मेरे पास ऐसा ना, मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियली इतना मजबूत हो, लेकिन ये है कि मैंने कहानियाँ ऐसी डाली हैं कि कोई भी पढ़े तो उत्साहित होए और मतलब सुसाइड की न सोचे। उदाहरण के तौर पर मेरा कहना है कि आप जब कोई आदमी सुसाइड करता है ना तो जस्ट ऐसा होता है जैसे किसी छोटे से शिशु को मार दिया। कोई शिशु है ना अपना विरोध नहीं कर सकता, अपनी हत्या का विरोध नहीं कर सकता, उससे मतलब वो ऐसा जघन्य अपराध है। आप अपने आप को मार रहे हो तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचो, आप ये सोचो कि आप मतलब जो कुछ आपके साथ हो रहा है सब बदल सकता है। दुनिया में हर चीज़ बदल जाती है, मतलब अगर कोशिश करे इंसान तो आप अपना भाग्य क्यों नहीं बदल सकते। बस ये है कि मन में होना चाहिए कि तो आप बुरा बताइए। आपका तो हो गया, लेकिन पल्प वालों का भाग्य तो अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। नहीं, ऐसा है ना, मेरा मानना है कि अभी ये खत्म है। इसका कारण एक सबसे बड़ा है कि लेखकों के बीच से प्रकाशक लगभग नदारद है। आपको बताऊं आजकल हर लेखक खुद प्रकाशक बन रहा है। इसकी वजह से है ना, लेखक तो ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन अच्छी कहानियां पढ़ने को नहीं आ रही। आप बहुत से लोगों कह रहे हैं हम अच्छा साहित्य दे रहे हैं। अरे साहित्य दे रहे हो, शब्द अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बीच में कहानी भी तो अच्छी होनी चाहिए। और कहानी जब आप अच्छी दोगे तो उसका ट्रीटमेंट आगे प्रवाह भी अच्छा होना चाहिए। आप मतलब ये ध्यान दे रहे एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर को मतलब इस सिलसिले से मतलब उस रोचक ढंग से नहीं लिख पा रहे। अब जो OTT की कहानियाँ आती हैं या ये मिर्जापुर या आप सब जो देखते हैं ये सब भी अल्टीमेटली तो वैसा ही पल्प जैसा ही है कि नहीं? हाँ, सब वैसे ही है ना? हाँ, इसमें वैसे मतलब इस तरह की कहानियों में क्राइम रिपोर्ट, वो क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो कहानियाँ आ रही हैं ना, थोड़ा उनको प्रस्तुत करने वाले समझदार लोग हैं। वो मतलब वो सबसे समझदार इस तरीके से कि वो अनावश्यक मतलब लेंथी कोई चीज़ नहीं है, बस शॉर्ट में मार देते। तो अब ये पल्प ने एक समय में तो कब्जा कर रखा था, समझो आप ना, सब जगह सब लोग पढ़ते थे। उसकी वजह ये थी कि उनके पास और कुछ था नहीं दूसरा साधन। अब इतने सारे साधन है ना कि अब देखो ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और इसके अलावा 24 घंटे TV के चैनल इतने हैं कि मूवी चैनल की गिनती कर लो और इंटरटेनमेंट चैनल की गिनती कर लो, बहुत है। जिसको जो देखना है, सुनना है, कार्टून देखना है, मतलब न्यूज़ देखनी है, कुछ भी आप 24 घंटे चलाओ कहीं भी मतलब देख लो। तो इसका कहाँ है, रीडिंग तो बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रीडिंग का दोबारा वक्त आएगा। मेरे को किसी विद्वान ने बताया था कि एक बार ये जब ये सब चीज़ें चालू हुई तो फ्रांस में भी पुस्तक मतलब बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अब स्थिति ये है कि अब वहाँ पे पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और पुस्तक बिक रही हैं अच्छी, मतलब इंग्लिश में अब भी मतलब सेल बहुत अच्छी जाती है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदी में भी थोड़ा रवानगी आएगी, लेकिन जो आएगी ना इसके लिए मजबूत प्रकाशकों को आना जरूरी है। अगर आप ये देखोगे हर लेखक अपनी किताब छाप लेता है और या किसी मतलब प्रकाशक से संबंधों की वजह से छपवा लेता है, तो आपको पाठकों को वो पढ़ने को नहीं मिलेगा जो वेद प्रकाश शर्मा ने लिखा, जो कल्ला रंजीत ने लिखा, जो वेद प्रकाश काम्बोज ने लिखा, जो ओम प्रकाश शर्मा ने लिखा, या जो इब्ने शफी लिख गए, या जो साहित्य में शिवानी, वृंदावन लाल वर्मा, रामदेव राघव, राहुल शांतकृष्ण, ऐसे ऐसे लोग लिख गए। वो सब चीज़ें शरद चंद्र लिख गए, रविन्द्रनाथ टैगोर लिख गए, आपको वो सब नहीं पढ़ने को मिलेगा। पढ़ने को मिलेगा वही अधकचरा साहित्य, बस अपने जो लोग अपने नाम की छपास पूरी करने के लिए लिख रहे हैं। एक्चुअली जब आप मतलब समय बदलता है तो उस बदले हुए समय के हिसाब से भी लिखना आना चाहिए लोगों को। कि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो आज मतलब जो लोग मतलब इस मामले में मैं क्राइम थ्रिलर लिखने वालों की तारीफ करूँगा कि वो टेक्नोलॉजी को अच्छी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बुक्स में लोग यूज़ कर रहे हैं ना, बुक्स में कहानी यूज़ कर रहे हैं, वो आज की टेक्नोलॉजी को बेहतरीन ढंग से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आपकी रोजाना की दिनचर्या क्या रहती है? ऐसा है ना, सवेरे मैं आमतौर पर 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद सवेरे उठ के पहले है ना, तो देखो ये सवेरे पानी का टाइम होता है 5 बजे के करीब से बढ़ने का,
पानी वानी भरा, उसके बाद मतलब चाय बनाता हूँ मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए, और जी हम चाय पीते हैं। उसके बाद मेरा ज़्यादातर ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, फ्रेश हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी जल्दी भी हो जाता हूँ, मतलब 7:30 से लेट नहीं होता मेरा नहा धो के तैयार होना। उसके बाद मैं अब आप दिन भर आपका फोटोकॉपी और हाँ, दुकान पे फोटोकॉपी, लेमिनेशन, स्पाइरल बाइंडिंग और इसी तरह के जितने भी काम है इस लाइन के, मतलब कई बार लोग डुप्लीकेट कार्ड बनवाने भी आ जाते हैं, जेन्युइन नंबर 2 का कोई काम नहीं। मतलब कि जैसे आपने मतलब वो और फोटो का प्रिंट आउट, कलर, ब्लैक, मतलब सब तरह का, और इसके अलावा स्कैनिंग है, मतलब हर काम मतलब कंप्यूटर। अब आपके पास में कोई किताब लिखवाने आता है? नहीं, मतलब वैसा ना, मेरे अंदर पहले भी आदत थी कि मतलब मैं अपनी मर्जी से तो लिखता नहीं था, लोग लिखवाने आते। अभी जो मैं लिख रहा हूँ मतलब ये कॉमिक्स पुराण लिख रहा हूँ, एक तो कॉमिक्स की मतलब जो हिंदुस्तान में कॉमिक्स के आगमन की गाथा और अब तक का उसका सफ़र। अच्छा, दूसरा लिख रहा हूँ ये घोस्ट राइटिंग में दूसरी किताब, प्रेत लेखन के बाद। उसमें क्या चीज़ बची? प्रेत लेखन के बाद में एक्चुअली प्रेत लेखन में मैंने जो लिखा, कुछ मेन लेखकों के बारे में लिखा था जो प्रेत लेखक रहे हैं, और उसके बारे में अपनी दिनचर्या जो थी, अपनी जीवनी जो है ना 1970 तक का मेन दिया था। मैं उसके बाद मतलब से कि अपनी जीवनी भी, और उससे बाद टच में आए जो प्रेत लेखक है। उसमें कुछ ऐसी चीज है उस मेरी जीवनी एक आध कुछ बताना चाहेंगे आप? एक किस्सा कोई ऐसा जो उसमें हो, उसका ट्रेलर की तरह आप बताना चाहें? ऐसा है, मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं। एक घटना छोटी बता दूं, एक लेखिका भी टकराई थी कभी, और लेखिका मतलब ये है कि उसने मेरे को भाई बना रखा था, और क्या मतलब वो अब नहीं मिला बहुत से, और मतलब यार मैं तेरे राखी बांधने आया करूँगी, राखी बांधने आया, तो कभी आई नहीं काफ़ी समय। तो मतलब उस लेखिका का भी जिक्र करूँगा। बाकी उसकी किताब कोई छपी नहीं, लेकिन वो लेखिका दिखती अच्छा थी। और एक ऐसा भी किस्सा, एक मतलब जब राज भारती साहब थे ना तो जिंदा, तो एक बार उनके पास एक मतलब लेखिका का पत्र आ गया इंदौर से। उसने अपना नाम लिखा सीधू दीक्षण कि मैं मतलब कहानी लिखी। उसकी कहानी आई, भारती साहब ने मुझे पढ़ाया। ये उपन्यास भारती साहब कोई भी किसी नए लेखक की कहानी कोई भी होती थी ना तो मेरे से ही पास कराते थे, योगेश काम के लायक है या नहीं। और भारती साहब ही नहीं, इस मामले में मैं गौरी शंकर गुप्ता और राजकुमार गुप्ता भी कहे, उन्होंने मेरे से बहुत से लेखकों को पास फेल कराया। मैं उन सब लेखकों से क्षमा चाहूँगा जिन्होंने मतलब जिनको मैंने फेल किया, लेकिन मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। फेल इसलिए किया कि एक तो आपको पास भाषा तो होनी चाहिए कम से कम, अगर आप लिख रहे हो। अब भाषा चलो नहीं हो, आपके पास इमोशन तो होना चाहिए कि आप मतलब जो लिख रहे हो पढ़ के कुछ लगे कि हाँ पढ़ा है। अब इमोशन भी नहीं तो चलो डायलॉग तो होना चाहिए कि कोई डायलॉग पढ़ के लगे मज़ा आ गया कि यार बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है। जिनमें ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है तो फिर उनको तो नापास करना ही पड़ेगा ना, अपने काम पर तो गद्दारी नहीं कर सकता। आपका एक बहुत ही बढ़िया वाक्य था, वो मैं आपसे दोबारा कहलवाता हूँ ये, ताकि हमारे अहमद साहब रिकॉर्ड कर लें उसको, कि सच को भी कहानी की तरह कहना पड़ता है, ये आपने कहा था। ये क्या रेफरेंस क्या था वो? ऐसा है ना कि आप कुछ भी आप सच सिर्फ डिस्क्राइब कर दो बातों में कि फलानी जगह ऐसा हुआ, मतलब फलानी जगह ऐसा हुआ, मतलब किस विवरण के रूप में, तो वो एक बार पढ़ेगा बंदा बोर हो जाएगा। लेकिन आप उसको दिखाओ कि कैसे हुआ। मान लीजिए आप एक एक्सीडेंट का जिक्र कर रहे हो कि वो मतलब वो एक आदमी तेजी से आ रहा है कि उसको कार ने टक्कर मार दी। आपने वो लिखा कि राम जा रहा था, सड़क में टक्कर हो गई उसकी, वो गिर गया, मर गया। नथिंग, कुछ भी पढ़ के मतलब एक घटना घटी, मतलब पढ़ने में मजा नहीं है। लेकिन आप भी दिखाओ कि राम तेजी से दौड़ता जा रहा था, उसके दिमाग में मतलब भूत सवार था, उसको जल्दी से जल्दी फलानी जगह पहुंचना था, और अचानक मतलब दाएं तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, बचने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ से कार ने टक्कर मार दी होती है। आप उसको प्रैक्टिकल यूज में मतलब एक घटते हुए घटना के रूप में यूज करोगे तो कहानी पढ़ने में आएगा। आप मतलब कहानी को अगर कुछ भी, अब कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसे उपन्यास जिनमें वो अपना मतलब जो है ना जिंदगी का तजुर्बा डाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें दिखाते हैं, और घटनाक्रम ना तो आगे बढ़ता है ना पीछे घट रहा है, मतलब नहीं, वो डायलॉग भी नहीं है। डायलॉग है। आपको एक छोटी सी बात बता दो, एक फिल्म आई थी, उसमें राजकुमार और जितेंद्र से, करम योगी नाम था शायद, उसमें राजकुमार और जितेंद्र पंजा लड़ाते हैं, तो राजकुमार जितेंद्र का पंजा गिरा देता है, तो उसके बाद कहता है ताकत मुझ में कुछ ज़्यादा है,
सिर्फ राजकुमार के कहने का स्टाइल था कि वो डायलॉग बन गया था एक बार। इसी तरह वक्त फिल्म में राजकुमार ने डायलॉग का चिनाया से, जिनके घर शीशों के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं मारा कर। तो आप जब लिखो तो ये भी देखो, कैरेक्टर को इतना मजबूत बनाओ कि उसके मुंह से आपकी नॉर्मल बात भी डायलॉग लगे, या उसके मुंह से ऐसा डायलॉग पैदा करो। क्या बात। जैसे देवदास कहता है, ये दर्द क्यों नहीं होता पारो। दर्द आना चाहिए ना, दर्द महसूस होना चाहिए ना। दर्द महसूस नहीं हो, आग के सीने में तो निकालो ना। आप सिर्फ शब्द दे रहे हो, आग नहीं दे रहे हो उसमें। आग दोगे तभी तो मतलब कुछ मतलब लोगों को मजा आएगा पढ़ने का। अगर आप सचमुच लेखक बनना चाहते हो, अच्छे लेखक बनना चाहते हो, तो अपने अंतर से वो चीजें पैदा करो कि जो लोगों को पढ़ने में मजा आ जाए, पढ़ के वाह वाह ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाए। क्या बात है। तो आपने कभी इस बात का अफसोस जाहिर नहीं किया कि आपने इतना लिखा लेकिन आपके नाम से नहीं छपा? देख पता है क्यों? कि मैं समझता हूँ कि जो ऊपर वाले ने जिसके लिए लिखा है ना, उसने बना दिया है ना। वो आपने आनंद फिल्म में कठपुतली है हम, तो भाई मैं कठपुतली, उसने जो लिखा है मैं वो कर रहा हूँ। और क्या, मेरे को अगर उसने मेरे को शोहरत देनी होगी किसी भी रास्ते से और किसी रास्ते से दे देगा। क्या बात है कि नहीं? चलिए, तो आज तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी सारी बातें आपसे हुई। अब हम लोग आपकी दुकान की तरफ ही बढ़ते हैं, जहाँ आपने न जाने क्या क्या कर रखा है।